राउटिंग कर ली थी, स्टैटिकली आप राउटर्स को बता रहे थे कि तुम्हें उस डेस्टिनेशन यानी जिस भी डेस्टिनेशन की नेटवर्क आईडी वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट हॉप या एग्जिट इंटरफेस क्या होना चाहिए। ठीक है। अगर डायरेक्टली, और आपको ये भी पता है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो होता है हमारे, वो राउटिंग टेबल पे पहले ही आ जाते हैं, है ना। देखा था ना। इस बात को मानते हो, एग्री करते हो। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जैसे, बताओ रविंद्र जी, क्या होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। स्विच से नहीं, जैसे डायरेक्टली हम राउटर की बात कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर राउटर्स है, 3 राउटर है, मैं यहाँ पर कुछ और ये नहीं बोल रहा। ठीक है। R1, R2 और R3, और ऐसे भी देता हूँ एक। ठीक है। तो हमारे पास जो R1 है, जो इस इंटरफेस में यहाँ पर हमने आईपी दी है, जो इस इंटरफेस में आईपी दी है, जो इस इंटरफेस में आईपी दी है, तो राउटर को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर आपको राउटिंग टेबल पे एंट्री करवाने की जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की। सिर्फ शर्त ये है कि ये यहाँ पर नेटवर्क अप होने चाहिए, यानी इस तरह वाला इंटरफेस भी जब अप होगा तभी आएंगे। अगर कभी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क वाला आपका यहाँ पर पोर्ट बंद हो जाता है, तो राउटिंग टेबल से वो इंफॉर्मेशन हट जाती है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क वाले बात। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है। तो अब देखो, हमने स्टैटिक राउटिंग सीख ली थी राउटिंग में, दैट इज ज्यादा नहीं है। ये सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंटेक्स यानी जो कमांड जिस तरीके से लिखते हैं हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आईपी राउट, फिर नेटवर्क आईडी बताते हैं, सबनेट मास्क, और नेक्स्ट हॉप या फिर एग्जिट इंटरफेस की आईपी जो भी आपको देनी है। ठीक है, दोनों तरीके सेम ही, बट रास्ता बता रहे हैं कि तुम्हें उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, या फिर कौन से इंटरफेस से तुम आउट होगे, जो भी इंटरफेस से आउट हो रहे हो वो भी आपको नेक्स्ट हॉप के पास ही ले जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब राउटिंग में आपके पास जो कंसेप्ट आता है दैट इज डायनेमिक राउटिंग। कौन सा कंसेप्ट बचा हमारा? डायनेमिक राउटिंग। ठीक है। अब डायनेमिक राउटिंग क्या बोलती है? डायनेमिक राउटिंग क्या होती है भाई, हमारे पास ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे हमारे पास सेम नेटवर्क है, तो यहाँ पर हमें हर राउटर पे सेम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे, तो ये राउटर्स ने एक दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। और कम्युनिकेट करके ऐसे नहीं हाय हेलो, वो बताते हैं कि भाई साहब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, आप अपनी राउटिंग टेबल पे डाल लो। अगर आपको इस नेटवर्क में भेजना तो मेरे पास भेज देना। समझ रहे हो कि जैसे मैं बोलूंगा मेरे पास वैकेंसीज है नेटवर्क इंजीनियर की, तो आपको चाहिए तो मेरे पास भेज देना, मैंने आपको बताया ना, तभी तो आपने भेजा मेरे को। ऐसे ही हर एक राउटर हमारे नेटवर्क में अपने बारे में बताते हैं कि कौन कौन से राउटर ने पता है। तो तुम, और फिर जो इंडिविजुअल राउटर है, यानी जैसे आपको मैंने बता दिया सर मेरे पास भी वैकेंसी है, रविंद्र जी के पास भी है, जो भी आपको बेस्ट लगती है आप उसके पास जाओगे। वो बेस्ट लगने वाला क्राइटेरिया राउटर में है कि बेस्ट कैसे देखना है, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो डायनेमिक राउटिंग, टोपोलॉजी देखो एक बार ध्यान से। यहाँ पर एक नेटवर्क राउटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर हमें अभी सिर्फ राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करवाने वाली बात है कि राउटर कैसे अपनी राउटिंग टेबल फुलफिल करता है। ठीक है। तो राउटिंग टेबल देखने की कमांड क्या आती है, आगे बढ़ने से पहले बताओ एक बारी। राउटिंग टेबल देखनी हो मुझे। शो, शो आईपी, बिल्कुल सही। ये कमांड हमारी प्रिविलेज मोड की कमांड है, शो लिख गया आगे इसके, तो इससे पता चल जाता है ये हमारी कौन सी कमांड है। हाँ, और राउटिंग टेबल इससे आपको शो हो जाती है। ठीक है। तो देखो, अभी यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा नेटवर्क बना रखा है, R3, R1, R2, R4। ठीक है। R1 डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से नेटवर्क से है यहाँ पर? इस नेटवर्क से भी है। हाँ, मैं नेटवर्क की बात कर रहा था। एक तो इस नेटवर्क के बारे में पता होगा R1 को, और R1 को इस नेटवर्क के बारे में पता होगा। ऐसे ही R2 को भी इस नेटवर्क के बारे में पता होगा, और R2 को इस नेटवर्क के बारे में पता होगा, क्योंकि जिस नेटवर्क से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। R3 को सिर्फ इसी नेटवर्क के बारे में पता होगा, 10.0.13.0/30 के नेटवर्क के बारे में। R4 को इस नेटवर्क के बारे में पता होगा, और इस नेटवर्क के बारे में जो यहाँ पर है। सर जब भी आपको ऐसी लाइन दिखती है राउटर के आगे, तो मान लो ये लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है? लैन। यहाँ पे स्विचेस होंगे, केबल्स लगे होंगे, कंप्यूटर्स होंगे। तो ये सिंप्लीफाई करती है हमारा क्या है यहाँ पर, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा ड्रॉ नहीं किया, हमने बता दिया इस इंटरफेस से ये नेटवर्क कनेक्ट है, यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क या किसी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर नेटवर्क है। ठीक है।
अब देखो राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग में बता रहा है डायनेमिक राउटिंग में बताया जा रहा है क्या, राउटर्स जो होते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से एडवर्टाइज करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द राउट्स। जो जो राउटिंग टेबल में उनके बारे में पता है तो वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं जो नेबरिंग के राउटर्स होते हैं ना, भाई साहब मुझे इस नेटवर्क के बारे में पता है, भिजवाना तो यहाँ भिजवा देना। बताते हैं, भेजने वाला तो आपके ऊपर है। जो आपको बेस्ट पाथ लगेगा सुनने वाले को, R1 को या फिर R2 को, जो भी नेबर होगा उसका, वो उसी हिसाब से भेजेगा। ठीक है। तो डायनेमिक राउटिंग की मदद से क्या होता है, राउटर्स क्या एडवर्टाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन कौन सी, राउट्स की। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से राउटर एडवर्टाइज करते हैं राउट्स की इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। ठीक है। और समझ रहे हो, जैसे वो फॉर्म करते हैं एजेंसी। एजेंसीज क्या होती है, जैसे कि देखो आपके एडजेसेंट कौन बैठा है, रविंद्र जी बैठे हैं, आपके साथ ही बैठे ना। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, साथ में बैठो, बिल्कुल साथ में। मैं मानता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर बना रखा है डायग्राम, तो R1 के एडजेसेंट कौन है, R2। R2 के एडजेसेंट कौन कौन है, R3 भी है और R1 भी है। ऐसे ही R4 के एडजेसेंट कौन है, ठीक है। बट R2 नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट यानी बिल्कुल साथ में। अगर मैं आपको एडजेसेंट बोलूं OSI में, अगर आपको OSI लेयर याद हो, एक बार बताओगे OSI की लेयर कौन कौन सी होती है हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सिर्फ सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर फिजिकल। तो एप्लीकेशन लेयर के एडजेसेंट कौन है हमारी, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के एडजेसेंट कौन है, हाँ, बिल्कुल सही। अब तो समझ रहे हो एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बिल्कुल साथ में। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क लेयर के एडजेसेंट एप्लीकेशन होगी, नहीं। नेटवर्क लेयर के एडजेसेंट कौन कौन होगी, और डाटा लिंक। क्लियर हुआ एडजेसेंट का मतलब। वैसे वायर्ड ही होते हैं हमारे राउटर्स, विदाउट वायर हो तब भी फॉर्म करनी पड़ेगी एडजेसेंट, वैसे वायर्ड ही होते हैं यूजुअली राउटर्स। ठीक है। तो देखो, एडजेसेंट यानी नेबरशिप फॉर्म करनी पड़ती है। राउटिंग शेयर करने से पहले वो अपने एडजेसेंट ये एजेंसीज बनाता है कि भाई मेरे साथ में ये, पहले हम नेबरशिप फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, नेबरशिप। एजेंसीज का मतलब नेबरशिप भी होता है। ठीक है। तो टू फॉर्म नेबरशिप विद एडजेसेंट राउटर, देश ये सिर्फ एडजेसेंट राउटर के साथ ही क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। यानी जो मेरा R2 है वो किस किस को इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, R1 को करेगा और R3 को करेगा, R3 R2 को भी करेगा, R4 को भी करेगा। ऐसे R4 R1 को भी करेगा अपनी राउटिंग टेबल, और R3 को भी। तो आपको पहले नेबरशिप फॉर्म करनी पड़ती है। जब नेबरशिप फॉर्म हो जाती है हमारी डायनेमिक राउटर्स के बीच में, तभी वो राउटिंग शेयर करते हैं, राउटिंग टेबल के बारे में बताते हैं। ठीक है। दो पॉइंट क्लियर। यस। और देखो, इफ मल्टीपल राउट्स टू अ डेस्टिनेशन इज लर्न, देन द राउटर डिटरमाइन विच इज द सुपीरियर पाथ। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी डायग्राम है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक बारी। मेरा नेटवर्क है यहाँ पर एक, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ R3 से एक लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। तो R1 से मुझे डेटा भिजवाने के लिए रास्ते दिख रहे हैं, मल्टीपल रास्ते दिख रहे हैं आपको। एक आपको दिख रहा होगा यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है। या तो आप स्टैटिकली बताओगे दोनों, या तो आप एक ही बताओगे रास्ता। जो आपको स्टैटिकली यानी आपने एक बार जो बोल दिया डेटा वहीं से जाएगा। अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या हुआ, यहाँ पर R3 ने R2 को बताया होगा, R2 ने R1 को बताया होगा। तो R1 के पास दो रास्ते आ रहे हैं R3 के यहाँ पर पहुंचने के। एक आ रहा है R2 के जरिए, एक आ रहा है R4 के जरिए। अब दोनों तरफ से एक ही नेटवर्क तक पहुंचने के रास्ते आ रहे हैं। अब जो मेरा R1 होगा वो बेस्ट पाथ फाइंड करेगा, जिसका भी बेस्ट रूट होगा। ठीक है। अब मैंने बोला बेस्ट रूट R4 से आया, बेस्ट रूट कहाँ से आया। तो अब जितना भी डेटा होगा R2 पे, देखो R1 के पास दूसरे रास्ते की इंफॉर्मेशन भी होगी, बट राउटिंग टेबल पे नहीं होगी। एक ना एक उसके अंदर टेबल होती है, जो हमारी जो भी आप प्रोटोकॉल चलाओगे उसकी एक टेबल अलग बनती है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो उस टेबल में सेव हो जाती है। बट जो भी बेस्ट राउट होता है वो उठ के जाता है कहां पर, हमारी राउटिंग टेबल में। तो राउटर के पास दोनों बात आए, बट उसने बेस्ट पाथ फाइंड किया कौन सा, R4 के जरिए जो आ रहा है। तो राउटिंग टेबल R1 के क्या होगी, सिर्फ R1 में क्या होगा, बेस्ट पाथ होगा R4 वाला रास्ता। तो जितना भी ट्रैफिक होगा बाय डिफॉल्ट R4 से जा रहा होगा। बाय कुछ मैं बोलता हूँ, अगर फ्यूचर में कोई पोर्ट मेरा खराब हो जाए, रास्ता मेरा डाउन चले जाए, ये वाला पार्ट डाउन चले जाएगा, ठीक है, तो ये वापस शेयर करेंगे राउट एक दूसरे को। अब R1 के पास यहाँ से R4 बताना बंद कर दे, क्योंकि R4 से नेटवर्क बंद हो गया। तो R4 जो अब एडवर्टाइज कर रहा होगा इन्फॉर्मेशन, वो इस नेटवर्क के बारे में नहीं बता रहा होगा, क्योंकि अब इससे वो नेटवर्क हट चुका है।
तो जब R1 से नेटवर्क R4 से हट चुका है तो R1 अपनी टेबल बताएगा, R1 देखेगा अरे अब टेबल चेंज हो गई है। अब जो उसके पास बेस्ट पाथ होगा, दूसरा बेस्ट पाथ कौन सा होगा, R2 के जरिए, तो ऑटोमेटिकली वो राउटिंग टेबल में R2 के जरिए वाला रास्ता बताएगा, ठीक है, और R1 वाला रास्ता, R4 वाला रास्ता हटा देगा। तो देखो इसने ऑटोमेटिकली किया है, यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर को जाके यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं थी, बस उसको इन सारे राउटर्स में राउटिंग प्रोटोकॉल यानी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी पड़ेगी, ताकि ये इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए, बातें कर पाए एक दूसरे से, कि भाई साहब आज सोना रोड से मत आना, आज वहां पर दिक्कत है, समझ रहे हो, वैसे हम बताते हैं। तो यही सीन यहाँ पर है, वो ये दिक्कत नहीं बताते, वो बोलते हैं भाई साहब मेरे पास रास्ता ही नहीं R4, वो नेटवर्क के बारे में बताएगा नहीं तो समझ में आ जाएगा R4 से हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो जिस भी रास्ते से वो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसकी इन्फॉर्मेशन फेच करके राउटिंग टेबल में डाल देता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये होता है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से हमारे राउटर एडवर्टाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन अपने एडजेसेंट नेबर्स को, और जो एडजेसेंट नेबर होते हैं अपनी राउटिंग टेबल में फिर वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। अगर किसी एक राउटर के पास मल्टीपल पाथ आ रहे हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन, एक ही नेटवर्क के मल्टीपल रास्ते आ रहे हैं, तो जो बेस्ट पाथ होगा वो वहां पर अपनी राउटिंग टेबल में डाल देता है, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया, विच इज द सुपीरियर एंड एडेड टू द राउटिंग टेबल, जो सुपीरियर पाथ होगा वो राउटिंग टेबल में ही आएगा, ठीक है। अब ये सुपीरियर पाथ कैसे फाइंड करता है सर, एक हमारे पास ना वैल्यू होती है मैट्रिक वैल्यू, कौन सी वैल्यू होती है, इसी वैल्यू को देख के दोनों रास्ते आ रहे हैं, एक R2 के जरिए आ रहा है, R4 के जरिए R1 के पास आया, ठीक है, मैंने मानता हूँ पहली बारी में जब नेबरशिप फॉर्म में, तो R1 ने यहाँ पर बेस्ट पाथ कैसे फाइंड किया, दोनों रास्तों में ना एक मैट्रिक वैल्यू होती है, क्या होती है, मैट्रिक वैल्यू, अभी बताऊंगा मैट्रिक वैल्यू होती क्या है, मैट्रिक वैल्यू जिसकी भी सबसे लोएस्ट होगी वो बन जाएगा हमारा बेस्ट पाथ। मैंने बोला R4 की, अगर हमने R4 का बेस्ट पाथ आया था यहाँ पर, यानी R4 का जो रास्ता है इसकी मैट्रिक वैल्यू क्या है, सबसे लोएस्ट, ठीक है, ओनली द बेस्ट पाथ इज एंटर्ड ऑन द राउटिंग टेबल, ठीक है, और बेस्ट पाथ कैसे आता है, मैट्रिक वैल्यू से, अगर एक ही रास्ता आ रहा है तो भाई वही चुना जाएगा, ठीक है, बट मल्टीपल रास्ते आ रहे हैं तो मैट्रिक वैल्यू को देख के बेस्ट पाथ निकाला जाएगा, जिस भी रास्ते की सबसे लोवेस्ट मैट्रिक वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा, बेस्ट पाथ। मैट्रिक वैल्यू होनी चाहिए लोवेस्ट, ताकि क्या निकल पाए, बेस्ट पाथ, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर मेंशन भी किया लोअर मैट्रिक इक्वल टू सुपीरियर, जैसे सुपीरियर बीपीटी हमारे कहते हैं जिसकी भी लोवेस्ट ब्रिज आईडी होती थी, ऐसे ही यहाँ पर सुपीरियर क्या है, जिसकी भी लोवेस्ट मैट्रिक वैल्यू, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। अब सर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे ना दो टाइप के होते हैं, मतलब कि बहुत इनके मेजरली आपको चार मैं बताऊंगा कौन सा पढ़ना है सीसीएनए में, इसकी एक स्ट्रक्चर है, एक ट्री बनाएंगे फिर उसके हिसाब से लेंगे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होती कैसे, तो दो टाइप की क्या बताया मैंने, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल दो टाइप की होती है, आईजीपी और ईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। यहाँ पर इनकी जैसे यहाँ पर बना रहे हो तो इनकी टेबल बनाते रहते एक तरीके से। अब ये प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ये कैसे बातें कर रहे होंगे, ठीक है, दो टाइप की प्रोटोकॉल्स आती है, ये बता रहा है ये, ठीक है, कितने टाइप की आती है, दो टाइप्स की, ये बहुत बड़ी कैटेगरी, ठीक है। एक क्या बताई इसने, एक बताई इसने आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और एक क्या बताई, ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और दूसरी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। अब अब जो आपको पढ़नी है वो आईजीपी पढ़नी है, आईजीपी क्या होती है, देखो हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटीरियर और एक्सटीरियर समझते हो, इंटीरियर यानी अंदर और एक्सटीरियर यानी बाहर, इतना ध्यान रखना, बिल्कुल सही। जो आईजीपी होती है वो यूज होती है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसके अंदर, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला एचसीएल है, उसके अंदर उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है और 5-6 बिल्डिंग्स है, अब वहां पर अलग अलग राउटर्स है उसकी कंपनी के अंदर, तो वहां पर वो एक ही आईजीपी चलाता है,
एक ही आईजीपी एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स है। आईजीपी एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। तो जो आईजीपी ऐसे आप, मैं मानता हूँ यहाँ पर 3 स्टूडेंट है। अब मैं समझ रहा हूँ रविंद्र जी आपकी एचसीएल कंपनी है, ठीक है। आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स है, और हर एक बिल्डिंग मतलब मानो एकर्स में जमीन है अपनी, ठीक है। दूर दूर भी है, पास पास भी है। अब आप एक कंपनी के अंदर जो राउटर्स लगा रखे हैं आपने, आप उनके बीच में राउटिंग कराना चाहते हो, तो आप आईजीपी यूज करते हो एक कंपनी के अंदर खुद का, ठीक है। तो जो वहां पर राउटर एक दूसरे से बात कर रहे होंगे वो आईजीपी के थ्रू कर रहे होंगे, यानी जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है उसकी मदद से ही कर रहे होंगे। तो आईजीपी हमारा यूज करती है राउट शेयर करने, कहां पर, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑटोनॉमस सिस्टम, ये वर्ड मत भूलना। ऑटोनॉमस सिस्टम यानी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनॉमस सिस्टम यानी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस खुद की अपनी कंपनी है, वो चल रही है वहां पर, ठीक है। और जो ईजीपी होती है वो यूज करते हैं जो राउट शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम, यानी डिफरेंट। आपकी एचसीएल है, आपकी डेल है, मैंने बोला मेरी लिनोवो है, एग्जांपल ले रहा हूँ, इसे नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग कंपनी है। आपने अपनी कंपनी में अलग आईजीपी चला रखी है, इन्होंने अपनी आईजीपी चला रखी है, मैंने अपनी अलग आईजीपी चला रखी है अपनी तीनों की कंपनियों में, ठीक है। अब मेरे को इंटरनेट है ना, ये थोड़ी कि आप सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर चला रहे हो, आप तो बाहर भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो। तो जो आप साथ वाली कंपनी नेटवर्क में डेटा भेजना चाहोगे तो वहां पर भी आपको राउट बताने पड़ेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं वो चलाते हैं ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के राउट जानने के लिए हम ईजीपी चलाते हैं, ठीक है। आपको सीसीएनए में सिर्फ क्या पढ़ना है, आईजीपी, ईजीपी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो, एक कंपनी ए है, एक आईएसपी का नेटवर्क, एक आईएसपी बी का, एक कंपनी बी। आईएसपी आपको पता है क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इनके अपना नेटवर्क होता है। तो देखो, मैं मानता हूँ ये एक कंपनी ए अलग है, कंपनी बी अलग है, दोनों अलग है, ये दिल्ली में, ये बैंगलोर में, साफ सीधी बात। अब जो दिल्ली में कंपनी, उसके अपने अंदर उसके अपने यहाँ पर राउटर्स लगे हुए मल्टीपल। दिल्ली में बहुत सारी ब्रांचेस है और सारे राउटर्स वहां पर एक दूसरे से कनेक्टेड है अपनी कंपनी के। तो इन्होंने इसके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे, अपनी कंपनी के अंदर राउटिंग टेबल जो प्रोटोकॉल चलाते हैं राउटर राउटर को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, वो कौन से चलाएंगे हम, आईजीपी। आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और ऐसे आईएसपी के, जो आईएसपी ए है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है भी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपना, इसके भी बहुत सारे अपने राउटर होंगे। तो इन्होंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आईजीपी चला रखी है। ऐसी आईएसपी बी ने भी, और आईएसपी, सॉरी, कंपनी बी ने भी चला रखी है अपने। अब जब आप इन सबको इंटरकनेक्ट करते हो तो भाई या तो आप स्टैटिकली राउट बताओगे या तो डायनेमिकली। तो जब आप एक आईएसपी को, एक कंपनी को एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करते हो, तो वहां पर जो राउट पाते हैं हम, यहाँ पर जो राउटिंग चल रही होगी इन दोनों के बीच में, वो चल रही होगी ईजीपी। ईजीपी चल रही होगी यहाँ पर, यानी इस वाले पाथ से। ऐसी ईजीपी चल रही होगी यहाँ पर भी, ठीक है। ताकि यहाँ पर इस कंपनी के राउट्स इस वाली आईएसपी को बता दे, ये आईएसपी अपने राउट्स इसको बता दे, ये राउट्स अपने इसको बता दे। क्लियर है। तो देखो, अब आईजीपी और ईजीपी तो आपने नाम सुन लिया, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब सर इसके अंदर भी सब कैटेगरी होती है, यानी देखो इसके अंदर क्या है, जिस तरीके से आईजीपी काम कर रहा है, आईजीपी के अंदर ना बहुत सारी प्रोटोकॉल होती है और उनके काम करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो दो तरीके से जो हम राउटिंग टेबल शेयर कर रहे हैं, वो दो तरीके के एल्गोरिथम फॉलो करती है आईजीपी के अंदर। हम आईजीपी ही पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। तो एक हमारी एल्गोरिथम होती है डिस्टेंस वेक्टर, एक होती है हमारे पास कौन सी एल्गोरिथम, लिंक स्टेट। तो यहाँ पर चलते हैं। तो जो हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज कर रहे थे, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप की एल्गोरिथम आती है। कौन कौन सी आती है सर, हमारी दो टाइप की आती है, बताओ। एक आती है डिस्टेंस वेक्टर। अरे रटना, ये याद नहीं करना, ये आपको भी याद हो जाएगा थोड़ी देर में, याद क्या है आपको समझ में आ जाएगा। एक होती है डिस्टेंस वेक्टर का तरीका, एक होती है लिंक स्टेट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या बताया, जो हमारी ईजीपी होती है वो कौन सा तरीका यूज करती है, पाथ वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर ईजीपी भी लिख देते हैं, यहाँ पर ईजीपी का भी मेंशन कर देते हैं। जो यहाँ पर ये राउटिंग शेयर कर रही है, पाथ वेक्टर एल्गोरिथम के थ्रू करवा रही है, एल्गोरिथम यानी जिस तरीके से करवा रही है, ठीक है। अब अभी भी मैंने प्रोटोकॉल नहीं बताया, बस मैंने बताया कि आईजीपी क्या होते हैं, ईजीपी क्या होते हैं। प्रोटोकॉल कौन सी है वो बताना है भी, ये तो काम करने का तरीका बता रहा हूँ, एक डिस्टेंस वेक्टर और एक लिंक स्टेट। अभी तो ये भी पता है कि डिस्टेंस वेक्टर क्या करती है, लिंक स्टेट क्या करती है। ये समझ में आया, ये दोनों क्या है, ये तीनों क्या एल्गोरिथम है, ठीक है। अब जो अब आ रही है प्रोटोकॉल,
अब आईजीपी के अंदर जो डिस्टेंस वेक्टर के तरीका अप्रोच फॉलो करती है प्रोटोकॉल्स, वो दो होती है, एक रिप होती है, एक EIGRP। ठीक है, अब डिस्टेंस वेक्टर का जो तरीका फॉलो करती है वो कौन कौन सी है हमारे पास? एक है रिप RIP और एक है हमारे पास EIGRP। EIGRP क्लियर? ऐसी लिंक स्टेट के अंदर हमारे पास दो प्रोटोकॉल काम करती है, एक आती है OSPF और दूसरी आती है हमारे पास ISIS। ये प्रोटोकॉल है सर, यही वो प्रोटोकॉल है जिनकी मदद से हमारे राउटर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो डिस्टेंस वेक्टर का तरीका के जो प्रोटोकॉल यूज करती है वो EIGRP और RIP है, और लिंक स्टेट का OSPF और ISIS। ऐसे ही एक पाथ वेक्टर की जो हमारी है, नाम पता होना चाहिए, दैट इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP। ठीक है, कौन सी प्रोटोकॉल है यहाँ पर जो काम करती है पाथ वेक्टर? BGP। ठीक है, BJP नहीं, BGP। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल दो टाइप की होती है हमारे पास, कौन कौन सी होती है सर? IGP और EGP, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अपनी कंपनी के अंदर चलानी है, मुझे राउटिंग करवानी है, तो IGP यूज करता हूँ, और जो ISP से अपनी कंपनी में राउटिंग करवानी है तो EGP यूज करते हैं। ठीक है, अब IGP दो टाइप की एल्गोरिथम फॉलो करती है, अप्रोच फॉलो करती है। एक कौन कौन सी है? एक है डिस्टेंस वेक्टर, और दूसरी कौन सा एल्गोरिथम है? लिंक स्टेट, बिल्कुल सही। और जो हमारी EGP है वो पाथ वेक्टर करती है। अब डिस्टेंस वेक्टर के अंदर कितनी प्रोटोकॉल है हमारे पास? रिप और EIGRP, बिल्कुल ठीक है। और लिंक स्टेट के अंदर कौन कौन सी है? OSPF और, बिल्कुल सही आंसर। और पाथ वेक्टर के अंदर BJP, बिल्कुल सही। ठीक है, अब तो देखो, ये है चार मेन प्रोटोकॉल जो आपको समझनी है। ठीक है, इनमें से एक मेन प्रोटोकॉल है जो आपको CCNA में क्वेश्चन, जो आपको CCNA का जो बोलते हैं, CCNA का सिलेबस है, उसमें बोला गया सर OSPF हमें हमारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। बाकी जो आपकी मेन बाकी प्रोटोकॉल्स है आपकी CCNP में आएंगी, बट हम आपको यहाँ पर ओवरव्यू देंगे हर एक प्रोटोकॉल के बारे में, डिस्टेंस वेक्टर में भी, OSPF में भी, सॉरी लिंक स्टेट में भी। बस ISIS नहीं करेंगे, बाकी तीन करेंगे। ठीक है, तो देखो, इतना क्लियर हुआ है? टेबल समझ में, हायरार्की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। IGP पढ़ना है हमें, सिर्फ इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल पढ़ना है, यानी OSPF, RIP, EIGRP, ISIS के बारे में जानना है। ठीक है, तो देखो, डिस्टेंस सबसे पहले हमारी कौन सी IGP के अंदर जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो डिस्टेंस वेक्टर का तरीका यूज करती है, पहले जानते हैं डिस्टेंस वेक्टर काम कैसे करता है। सर, डिस्टेंस वेक्टर जो प्रोटोकॉल है ये लिंक स्टेट से पहले आई थी, यानी जब ये बनाई गई थी, लिंक स्टेट बाद में बनी थी, पहले कौन सी आई थी? डिस्टेंस वेक्टर। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले हमारी कौन सी थी? पहले आई थी हमारे पास रिप, फिर आई थी, फिर उसके बाद IGRP। जो आपने रिप तो आ गई थी, रिप का वर्जन, रिप के ना बहुत सारे वर्जन है, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, रिप वर्जन 3। तो जो सबसे पहले आई थी वो रिप वर्जन 1 ही आया था, वर्जन 1 आता है। ऐसे ही IGRP, EIGRP से पहले जो प्रोटोकॉल थी वो थी हमारी IGRP। कौन सी प्रोटोकॉल थी? IGRP। और सर ये किसकी बनाई हुई थी? सिस्को की बनाई हुई प्रोटोकॉल थी। ठीक है, बाद में इसको अपडेट कर दिया था और क्या बना दिया था इसे? EIGRP। ठीक है सर, एक चीज आपको बोलूंगा, कोई आपको बोलेगा हाइब्रिड या एडवांस डिस्टर वेक्टर प्रोटोकॉल, अगर कोई आपसे कभी बोले यहाँ पर कि एडवांस या हाइब्रिड, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल कौन सा है? ठीक है, अभी तो आपने डिस्टेंस वेक्टर समझ लिया, दो होती है, RIP, EIGRP। अगर कोई पूछे एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा है, तो सर वो EIGRP है। कौन सी है? EIGRP। ठीक है, इसको EIGRP एक तरीके से हमारी एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के नाम से भी जाने जाती है। ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या करता है? ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल ऑपरेट्स बाय सेंडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू डायरेक्टली कनेक्टेड कौन? नेबर्स। पहले मैंने बताया नेबरशिप फॉर्म होती है, तभी वो नेबर्स को ही शेयर करता है। तो डिस्टेंस वेक्टर क्या करता था? डिस्टेंस वेक्टर में तो हमारे पास अगर बहुत सारे राउटर्स है, मैंने बोला 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी बिठा देता हूँ।
ठीक है। तो जो ये वाला राउटर होगा ये पहले नेबरशिप फॉर्म करेगा इस वाले राउटर के साथ भी और इस वाले के साथ भी। जब नेबरशिप फॉर्म कर लेगा ये इसको भी शेयर करेगा, इसको भी शेयर करेगा, बट ये वाला कभी इसके पार नहीं करेगा। ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो राउटर है वो नेबरशिप फॉर्म करेगा इस वाले राउटर के साथ और इस वाले राउटर के साथ, फिर वो यहाँ पर शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन इसको भी और इसको भी। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल सिर्फ पहले नेबरशिप फॉर्म करते हैं, फिर अपने नेबर्स को ही राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। पूरे नेटवर्क में हर एक को नहीं करते, सिर्फ नेबर्स को करते हैं। ठीक है। वही नेबर्स आगे पास ऑन कर देते हैं, जब उनके पास टेबल में इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो जो बेस्ट राउटिंग जो बेस्ट पाथ होगा वही आगे फॉरवर्ड कर देंगे अपने आगे वाले नेबर को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कौन कौन से नेटवर्क के बारे में उन्हें पता है, और मेट्रिक वैल्यू टू रीच देयर डेस्टिनेशन। मतलब जो जो इस राउटर को जिस जिस नेटवर्क के बारे में पता होगा उसकी इंफॉर्मेशन, और अपने ये राउटर अपनी मेट्रिक वैल्यू बताएगा। मेट्रिक वैल्यू क्या मेट्रिक वैल्यू बताऊंगा क्या होती क्या है। मेट्रिक वैल्यू से ही बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। तो अपनी मेट्रिक वैल्यू बताएगा उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की। फिर जब वो ऐसे करते करते हमें यहाँ पर बेस्ट पाथ पता चल जाता है कौन से रास्ते की लोवेस्ट मेट्रिक वैल्यू है। ठीक है। हाँ। आपने ये जैसे कि आपने ये राउटिंग टेबल में ऐड कर दी लेबल्स की, और जैसे कि हमारे राउटर 4 है और राउटर 2 को उसका नहीं पता। 2 मिनट रुको ना, यहाँ बनाते हैं एक बार डायग्राम, इस अच्छे से करते हैं। 1 सेकंड देना बस। मैंने बोला मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, NS3 की। हमारे पास यहाँ बहुत बड़ी ब्रांच है और मल्टीपल राउटर्स लगा रखे हैं हमारे। ठीक है। तो यहाँ पर एक नेटवर्क है और यहाँ पर R1 के एक लोकल एरिया नेटवर्क, ये T से ये से हो जाता है। ठीक है। अब R1 के पास अगर R1 को डेटा भेजना होगा इस नेटवर्क के यहाँ पर ही जो यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ इस तरफ, तो 2 रास्ते आ रहे हैं इस नेटवर्क में पहुंचने के लिए। एक आ रहा है यहाँ पर देखो, एक R2 के जरिए आ रहा होगा, अभी तो हमने शेयर भी नहीं करी, एक R4 के जरिए भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहुंचने के लिए। अब जो बेस्ट पाथ होगा वो मेट्रिक वैल्यू से फाइंड होगा। अब देखो R1 के पास 2 रास्ते आ रहे हैं यहाँ पर। हर राउटिंग टेबल, हर राउटिंग प्रोटोकॉल, चाहे IGP के अंदर हर राउटिंग प्रोटोकॉल की अपने अपने तरीके होते हैं मेट्रिक वैल्यू बताने के। ठीक है, वो बताऊंगा। तो देखो मैंने बोलता हूँ मेट्रिक वैल्यू हो सकती है किसमें कम हॉप लग रहे हैं, जैसे कि अब R1 एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कितने हॉप लग रहे हैं वो भी मेट्रिक वैल्यू हो सकती है। देखो R1 से अगर मैं ऊपर वाला पाथ ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, पहला हॉप, 2 हॉप, तीसरे हॉप में ये पहुंच रहा है हमारे नेटवर्क तक। हॉप एग्जांपल है ना, मेट्रिक वैल्यू हॉप भी हो सकती है आपकी। ठीक है। फिर ये इस रास्ते से 1 हॉप, 2 हॉप, 3 हॉप और चौथे हॉप में पहुंच रहे हो। कौन सा रास्ता फिर ज्यादा बेस्ट होगा बताओ। अगर आप हॉप की क्राइटेरिया में जाओगे कितने जंप के बाद आप पहुंच पा रहे हो, वो भी मेट्रिक वैल्यू हो सकती है। तो वही बता रहा है कि भाई इतनी जंप के बाद, इतने जंप के बाद आप पहुंच जाओगे। तो मेट्रिक वैल्यू हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की अलग अलग होती है। एग्जाम्पल लिया है, समझ में आया मेट्रिक वैल्यू कैसे होगी। जरूरी नहीं है हॉप ही हो, हर राउटिंग प्रोटोकॉल की अपनी अपनी मैट्रिक वैल्यू बताने के तरीके होते हैं। तो एक एग्जांपल लिया मैंने किसी एक राउटिंग प्रोटोकॉल का, जब बताऊंगा तो आपको तुरंत दिख जाएगा वो। ठीक है। रविंद्र जी क्लियर हुआ सर, पक्की बात नवीन जी। हाँ बताओ। R3 है, हम्म उसका R2 और R5 की इंफॉर्मेशन है, हम्म और जो R5 है हमारा R4 और R3 की है। तो R3 वाला R5 की शेयर करेगा या अपनी। अब सुन लो, अब जब ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे तो R3 ने अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में बताया होगा, इस नेटवर्क के बारे में बताया होगा, इस नेटवर्क के बारे में बताया होगा, इस नेटवर्क के बारे में बताया होगा, और कहाँ शेयर कर दिया होगा, R2 के पास, R3 के पास। अब R2 को पता है इस नेटवर्क तक पहुंच, अब R2 के पास भी इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, इसकी राउटिंग टेबल में आ जाएगी जो बेस्ट पाथ होगा। फिर ये अपनी राउटिंग टेबल यहाँ शेयर करेगा, यानी इसको अब ये बताएगा भाई इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मैं भी जानता हूँ। ठीक है। तो ऐसे करके वो विश्वास, देखो ये इसने इसको भेजा, फिर इसकी राउटिंग टेबल अपडेट हुई, फिर इसने अपनी राउटिंग टेबल आगे शेयर कर दी। तो ऐसे करते करते नेटवर्क में इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, बट कंफर्म नहीं होता कि भाई हाँ वो बंदा वहां पर डायरेक्टली है भी है नहीं, बस वो विश्वास कर रहा है R2 का, ऐसे ही R1 विश्वास करेगा R4 का। इसको पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, इसे बस पता होता है R2 को कौन सी पता है, R4 को कौन सी पता है। आप खुद सोचो, जब R3 कर रहा होगा इन्फॉर्मेशन R2 को, R5 को, तो R5 के बारे में, R5 को भी पता होगा इस नेटवर्क के बारे में। फिर R5 भी एडवर्टाइज करेगा अपनी राउटिंग टेबल R4 को कि भाई इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मेरे पास से भिजवा दी। फिर R4 अपनी राउटिंग टेबल भी यहाँ पर अपडेट करेगा, फिर इसके पास भी रास्ता पता चल जाएगा यहाँ तक पहुंचने का। फिर ये अपनी टेबल कहाँ शेयर करेगा, R1 के पास शेयर करेगा। समझ रहे हो। अब क्लियर हुआ वाला पॉइंट,
कि ये नेटवर्क के बारे में पता तो होगा, बट वो विश्वास कर रहा है किसका, अपने नेबर का ही। बिल्कुल ठीक है। हाँ इसमें अगर इसमें गलत गलत तो नहीं होता, बट बेस्ट पाथ एक्यूरेट फाइंड ना करने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बट वो हम सॉल्व कर देंगे। देखो क्लियर है नवीन? तो जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है जो मैंने बताया था, वो अपनी पहले वो नेबरशिप फॉर्म करती है और अपने नेबर से ही राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन उठाती है, ठीक है सर। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग बाय र्यूमर। जिस तरीके से ये अप्रोच फॉलो करती है डिस्टेंस वेक्टर, अभी मैंने पढ़ाया नहीं रिप या फिर EIGRP, मैंने बताया जिस तरीके से डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल काम करती है उसको क्या बोला जाता है, र्यूमर। र्यूमर कौन समझते हो, अफवाह, जो अफवाह चल गई मार्केट में चल गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अफवाह क्या, देखो एक गेम होता है हमारे पास, एक थोड़ा ऐसा रफ गेम है, अगर आपने सुना हो खेला हो कभी, 10 बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं राउटर नहीं बोल रहा, 10 बंदे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब एक गेम ऐसे उसमें होता है, इसमें ना एक बंदा कुछ बोलेगा अपने साथ वाले के कान में, फिर जो इसने सुना है एक ही बारे में वो आगे वाले को बोलेगा, फिर जो इसने सुना इसने आगे वाले को बोलेगा, जो इसने सुना आगे वाले को बोलेगा, जो इसने सुना आगे वाले को बोलेगा, जो इसने सुना आगे वाले को बोलेगा, जो सुना इसने आगे वाले को बोलेगा, और जो सुना इसने आगे वाले को बोलेगा। फिर जो सबसे आगे होता है ना, ये बताता है कि इसने क्या बोला, तो वो सही भी बोल सकता है गलत भी बोल सकता है, क्योंकि भाई अगर बीच में किसी ने चेंज कर दिया तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो राउटिंग बाय र्यूमर है, ये विश्वास कर रहा है जो पीछे वाले ने इन्फॉर्मेशन दी है वही सच होगी, ठीक है। यहां से इसने बोला था हाय सुमित, इसने यहां तक गया, इस वाले ने चेंज कर दिया, इसने बोल दिया हाय अजय, उसने सुमित का यहाँ पर अब हाय अजय चलने लग गया। तो ऐसे समझ रहे हो, ये बता रहा हूँ। हाँ मतलब कि जो ऐसे नहीं तो कि तुम्हें R1 को इन सब के बारे में पता होगा, नहीं, R1 को सिर्फ जो इसने बोला उसके बारे में वो विश्वास करेगा, और ये डिवाइसेस सारी झूठ नहीं बोलते, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वही बताएंगे। इंसान की तरह नहीं है कि कुछ भी बीच में हाय अजय बोल देंगे, नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्लियर है? थोड़ा एग्जांपल। यस सर। तो डिस्टेंस वेक्टर को हम राउटिंग बाय र्यूमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यस। अब दिस इज बिकॉज द राउटर, राउटिंग बाय र्यूमर के नाम से क्यों जानते हो, जो मैंने बताया था भाई, बिकॉज जो राउटर है डज नॉट नो अबाउट द नेटवर्क बियॉन्ड द नेबर, उसको नहीं पता नेटवर्क, उस राउटर से इंफॉर्मेशन नहीं, उसकी बात की इंफॉर्मेशन नहीं पता, जो नेबर बोल रहा है वो उसी की बात मान रहा है, उसको सिर्फ नेबर की जो बातें आ रही है उसी के विश्वास है, ठीक है, उसको नहीं पता उसके बाद में क्या चल रहा है, पीछे कौन कौन कनेक्टेड है, ठीक है। तो कॉल डिस्टेंस वेक्टर बिकॉज द राउटर ओनली लर्न द डिस्टेंस एंड वेक्टर, ये डिस्टेंस वेक्टर इससे नाम दिया गया है क्योंकि एक तो वो मेट्रिक वैल्यू को देख के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और वेक्टर यानी किस डायरेक्शन में भेजना है उसको देख के आगे भिजवाते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन राउटिंग बाय र्यूमर पूछ रहे तो ये है पूरा सीन। हाँ इंस्ट्रक्टरिंग। हाँ बिल्कुल, कोई बोलेगा राउटिंग बाय र्यूमर कौन से इसको बोलते हैं, IGP को, OSPF को बोलेंगे या फिर EI रिप को बोलेंगे, तो राउटिंग बाय र्यूमर याद करना है। क्या था राउटिंग बाय र्यूमर, एक तरीका ये है, राउटिंग बाय र्यूमर यानी पूरे नेटवर्क के बारे में नहीं पता, सिर्फ नेबर के बारे में पता है, वो कौन करवाता है, डिस्टेंस वेक्टर। अभी लिंक स्टेट बताऊंगा ना तो ये भूल भूल नहीं पाओगे, इसमें समझ में आया, लिंक स्टेट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस वेक्टर कर रहा है उसके कुछ अलग लिंक स्टेट कर रहा है। फिर आया था लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, कौन सी आई थी, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो हमारे पास इसमें दो टाइप की थी, एक तो हमारे पास रिप थी डिस्टेंस वेक्टर में, एंड EIGRP, ये दो प्रोटोकॉल है जो हमारी डिस्टेंस वेक्टर के अंदर आती है। अभी सिर्फ थ्योरी चल रही है, इसके प्रैक्टिकल थ्योरी जानना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए काम कैसे हो रहा है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, अब आपको लिंक स्टेट की थोड़ी थ्योरी बताते हैं। अब लिंक स्टेट क्या बोलती है सर, लिंक स्टेट बोलती है भाई, पहली बात तो यहाँ पर हमारे पास व्हेन यूजिंग लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, जब आप लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, एवरी राउटर क्रिएट्स अ कनेक्टिविटी मैप, क्या बोला, हर एक राउटर एक कनेक्टिविटी मैप बनाता है, ठीक है। अब इस कनेक्टिविटी मैप से ही पता क्या क्या चीज होती है, अब मेरी एक HCL है, आपकी HCL थी, बहुत सारे राउटर है, आपने लिंक स्टेट का तरीका कोई प्रोटोकॉल चला दी,
तो उसको चलाने से क्या होगा, पूरे नेटवर्क में जितने राउटर है, नेबर की इंफॉर्मेशन नहीं, पूरे नेटवर्क में जितने राउटर है वो सारे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे। यानी मैं मानता हूं हम 3 बैठे हुए हैं, मैंने बोला रविंद्र जी मैं इस नेटवर्क से कनेक्टेड हूं, और मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पास कर दी, आपने अपनी भी शेयर करी, आपने क्या करा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी ना आपको, आपने वही इन्फॉर्मेशन आगे सेंड करी कि भाई साहब मेरे से एक बंदा कनेक्टेड है सुमित, और ये बोल रहा है कि इसके पास ये नेटवर्क है, आपने वही इन्फॉर्मेशन आगे सेंड कर दी। अब यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन तब तक पूरे नेटवर्क में चलती है जब तक हर एक राउटर के पास वो इन्फॉर्मेशन ना पहुंच जाए। तो अभी तो मैंने बताई, फिर आप अपने बारे में पूरे नेटवर्क में बताओगे, तो यहाँ पर क्या होता है, हम नेबर की बात में नहीं, पूरे नेटवर्क के पास, पूरे नेटवर्क में जितने भी राउटर होंगे उन सबके पास एक कॉमन कनेक्टिविटी मैप होगा। क्या होगा, एक कॉमन कनेक्टिविटी नाम है ये, मतलब सबके पास एक कॉमन राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए ये चीजें हैं। ठीक है, जैसे गूगल मैप है, आपके पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है, हम सबके पास सेम है, हमको जानने के पास सबके पास मैप तो सेम है, आपको पूरे इंडिया का नक्शा पता है ना, अब आपको जहां जाना है अपने हिसाब से बेस्ट पाथ देख लोगे, क्या पता आपको और मेरे को दिल्ली अपने घर से यहाँ पर आना था, मैप हम दोनों के पास सेम है, रास्ते सेम है, आप अपने हिसाब से बेस्ट पाथ देखोगे ऑफिस आने का, और मैं अपने हिसाब से बेस्ट पाथ देखूंगा यहाँ आने का। मानते हो, तो ये अप्रोच थी हमारी लिंक स्टेट के अंदर। अब यहाँ पर हमें नेबर से इंफॉर्मेशन नहीं, अब नेबर के बाद भी जो हमें नेटवर्क है ना उनकी इंफॉर्मेशन भी पता होती है। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन नेबर नहीं बता रहा, वो जो आगे से पास ऑन होते हुए आ रही ना, तभी हम विश्वास करते कि भाई ये तो नेबर ने बोला था, पर जो जिस बंदे ने जनरेट करी थी इन्फॉर्मेशन, वो आगे से पास ऑन होते 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 सबके पास पहुंचती है। इसीलिए सबके पास एक क्या बनता है, कॉमन कनेक्टिविटी मैप। ये शब्द मैं जोर से बोल रहा हूँ, कॉमन कनेक्टिविटी मैप बनता है लिंक स्टेट के अंदर। इंटरव्यू में पूछेंगे तो पहली जाती है लिंक स्टेट क्या करती है, सर कॉमन कनेक्टिविटी मैप होता है, हर एक राउटर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने पास करी नेबर को, नेबर उसके आगे पास नहीं करेगा, नेबर वही इंफॉर्मेशन आगे पास कर देगा कि भाई साहब ये इंफॉर्मेशन सुमित सर की तरफ से आ रही है, ये लो आगे पास कर दो, और वो पूरे नेटवर्क में चल जाती है। ठीक है, दिस अलाउस, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, हर एक राउटर यहाँ पर ईच राउटर एडवर्टाइज इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इंटरफेस, यानी कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में अपने नेबर्स को, और वो एडवर्टीजमेंट हर एक नेबर भी आगे पास करते रहता है, यानी दिस एडवर्टीजमेंट आर पास अलोंग द अदर राउटर अंटिल, कब तक, अंटिल ऑल द राउटर इन द नेटवर्क डेवलप्स द सेम मैप ऑफ द नेट। तो डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो शेयर हो रही थी, बट नेबर के पास जो राउटिंग टेबल में वो शेयर कर रहा है। आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो R3 ने इंफॉर्मेशन डिस्टेंस वेक्टर में ये हो रहा था, इसने R3 ने जो सेंड करी थी वो R2 ने समझी और अपने में अडेप्ट कर ली, फिर R2 ने जो अपनी अपनी टेबल बनी फिर वो शेयर करी। अब डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, R3 ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी होगी वो R2 के पास जाएगी, और वही इन्फॉर्मेशन R2 का भेज देगा, R1 के पास भेज देगा। तो यहाँ पर अब इसको पता है कि R3 बता रहा है खुद, R2 के पास तो आएगा, R2 ने बस आगे पास कर दी वो इन्फॉर्मेशन, तो वो R1 के पास गई, R4 R5 सबके पास पहुंच जाती है नेटवर्क में। तो सबके पास क्या होता है, कॉमन कनेक्टिविटी मैप। अभी तो मैंने R3 की बोली, ऐसे R2 की इन्फॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में जाएगी, R1 की पूरे नेटवर्क में जाएगी, R4 की R5 की सबकी पूरे नेटवर्क में हर एक को पता होगा। ठीक है, क्लियर रविंद्र जी, कोई तकलीफ समझ में आया? ठीक है, और हर एक राउटर, ईच राउटर इंडिपेंडेंटली यूजेस दिस मैप टू कैलकुलेट द बेस्ट राउट। अरे रविंद्र जी आपसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आप सबके पास गूगल मैप है, एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, आपको अपने घर से यहाँ पर आना, तो आप उसी मैप में बेस्ट पाथ देखोगे कौन सा आ रहा है, ये थोड़ी कि सुमित सर का जो बेस्ट पाथ है आप उसी से आओगे, जो मेरे लिए बेस्ट पाथ है क्या पता आपके लिए ना हो, तो आप उसी मैप को देख के जो बेस्ट पाथ होगा आपके लिए आप तब डेटा भिजवाओगे। तो लिंक स्टेट करता है ऐसा कुछ काम। ठीक है, और इसीलिए लिंक स्टेट जो प्रोटोकॉल आप जिस भी राउटर में चलाते हैं वो ज्यादा सीपीयू कंज्यूम करता है, यानी जो प्रोसेसिंग पावर होती है राउटर की वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। आप देखो ना, मैं तो आपको एक एक करके बता रहा हूँ, R3 की भी आ रही होगी, R2 की भी आ रही होगी, R4 की भी आ रही होगी, R5 की भी आ रही होगी, फिर ये R1 अपनी भी भेज रहा होगा, तो आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो हमारे राउटर्स जिसमें भी आप लिंक स्टेट लाते हो वो बहुत ज्यादा सीपीयू, बहुत ज्यादा तो नहीं बट डिस्टेंस वेक्टर से कंपैरेटिवली ज्यादा सीपीयू कंज्यूम करते हैं, प्रोसेस ज्यादा लगती है सर। आप अपने लैपटॉप में 10 गेम खेल लो, स्लो हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लग रही होती है, सेम ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है तो ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लग रही है। ठीक है, हाउएवर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, ये फास्ट होती है कहां पर, कुछ भी चेंजेस होते हैं ना तुरंत आपकी एडवर्टीजमेंट निकल जाएगी। मैंने बोला ये मेरा इंटरफेस डाउन गया,
तो तुरंत ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा भाई, अब ये नेटवर्क में से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है, यहाँ पर कोई नेटवर्क था ही नहीं यार, मैंने बोला यहाँ पर कोई नेटवर्क था ही नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने जैसे ही यहाँ पर एक नेटवर्क आईपी दी होगी, नेटवर्क ने क्या होगा, तुरंत एक एडवर्टीजमेंट, तुरंत ही एक एडवर्टीजमेंट शेयर करी होगी R2 ने, R2 के पास R2 से वो इन्फॉर्मेशन R1 R4 R5, एक्चुअली इसने R5 की बात भेजी होगी, तो बट वो इन्फॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में घूम गई होगी, समझ रहे हो। तो जैसे ये जो आपकी लिंक स्टेट होती है वो क्या होती है, फास्टर इन रिएक्टिंग टू चेंजेस, ठीक है। क्या क्या चीज कॉमन कनेक्टिविटी मैप होता है। यस सर। between all the routers within a within a autonomous system, autonomous system यानी ऑटोनॉमस सिस्टम, हाँ एक सिंगल ऑटो, स्पेलिंग रहते मेरी यहाँ पर, मैं एएस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। यस। ऑटोनॉमस सिंगल यानी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या था, फास्टर इन रिएक्टिंग टू चेंजेस। और बताओ और क्या समझा था लिंक स्टेट के बारे में, और कुछ चीज। router pass on the advertisement which they have received from another router, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। यस। also 2 मिनट को, so that they all have a common map। और कुछ होते हैं वो अपने आप वो रूट फाइंड कर लेते हैं। वो तो डिस्टेंस में भी करता है, वो बेस्ट पासवर्ड वो डिस्टेंस में भी करता है। कुछ अलग बताओ इसमें, राउटिंग लिंक स्टेट में मोर सीपीयू कंज्यूम होता है, मोर सीपीयू कंज्यूम देन डिस्टेंस वेक्टर, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है ना। कोई नहीं यार, इतना थ्योरी रट्टा नहीं मानना है, समझना है, ठीक है, ये तो मैं लिख रहा हूँ आपके ताकि दिमाग में बैठे ये चीजें, क्लियर है। यस सर। इसके पास नेबर की भी होती है, उससे आगे की भी। ठीक है। अब अब आती है आपकी, समझ में आया डिस्टेंस वेक्टर। यस। अब इसके एग्जांपल हमारे कौन कौन से डिस्टेंस लिंक स्टेट के, कौन कौन सी प्रोटोकॉल है, OSPF, OSP IS, ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, आराम से सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि डिस्टेंस वेक्टर ऐसे काम करता है, और ये हमें EGP नहीं पढ़ना CCNA में, वो आपका CCNP में है सर, ठीक है। अब राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक, सर मैंने बताया था ना, मैट्रिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, ठीक है। मैट्रिक वैल्यू से क्या पता चलता है, बेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ क्या पता चलता है, चाहे आप डिस्टेंस वेक्टर यूज कर लो चाहे लिंक स्टेट यूज कर लो, राउटिंग टेबल में आपकी एक मैट्रिक वैल्यू भी आती है स्टूडेंट्स, उसी मैट्रिक वैल्यू से पता चलता है कौन सा बेस्ट पाथ है, ठीक है। तो राउटर देखो लिखा हुआ राउटर राउटिंग टेबल कंटेन द बेस्ट पाथ। ध्यान रखना, राउटर के पास जो राउटिंग टेबल में होती है इंफॉर्मेशन, सर वो सिर्फ बेस्ट पाथ दिखाता है, सिर्फ बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन शेयर होती है राउटिंग टेबल के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपकी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, वो बेस्ट पाथ दिखा रहा है, ठीक है। और फिर राउटर उसी को देख के आगे फॉरवर्ड करता है for to each destination network it knows about, ठीक है। if router using dynamic routing protocol learns two different route, अब एक राउटर के पास एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते आ रहे हैं, ठीक है, R1 के पास 2 रास्ते आ रहे हैं एक सिंगल डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वहां पर जिस भी राउट की लोवेस्ट क्या होगी, मैट्रिक वैल्यू
वो क्या हो जाएगी, बेस्ट पाथ बन जाती है। ठीक है, इफ राउटर यूजेस डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल लर्न्स टू डिफरेंट राउट फॉर द सेम डेस्टिनेशन, उसे कैसे पता चलता है कौन सा बेस्ट पाथ है, कैसे पता चलता है, मैट्रिक वैल्यू, इस रास्ते की अपनी मैट्रिक वैल्यू होगी, इस रास्ते की अपनी मैट्रिक वैल्यू होगी, जिस रास्ते की भी मैट्रिक वैल्यू सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ लोअर मैट्रिक इक्वल टू बेटर। ठीक है, क्लियर है सर। अब देखो ईच राउटिंग प्रोटोकॉल, अब मैट्रिक वैल्यू, तो यहाँ पर मैट्रिक वैल्यू का भी नाम लिख के करते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर मैट्रिक वैल्यू के लिए पॉइंट, लोअर मैट्रिक वैल्यू इक्वल टू, बेस्ट। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक वैल्यू यूज करती है डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट पाथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेस अ डिफरेंट मैट्रिक वैल्यू, एवरी, बोलो, एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेस डिफरेंट मैट्रिक वैल्यू टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ, टू डिटरमाइन द, चलते हैं कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे नेटवर्क देखो हमारे पास ये था, एक नेटवर्क बना रखा है यहाँ पर R1 R2 R4 R3। ठीक है, अभी इसे एक करेंगे, ठीक है, इन्हीं में। तो देखो R1 के पास राउटिंग टेबल पे मैंने कोई डायनेमिक नहीं चलाई, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में पता होगा, यानी इस नेटवर्क के बारे में पता होगा, इसके बारे में। ठीक है, फिर जब मैं यहाँ पर OSPF या फिर RIP EIGRP IS चलाता हूँ तो वो राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन आएगी। अब देखो R1 से R4 के जो यहाँ नेटवर्क है यहाँ तक पहुंचने के लिए दो रास्ते आएंगे या फिर एक रास्ता है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। देखो एक तो ऊपर से एक नीचे से रास्ता है, ये यहाँ से भेजूंगा यहाँ भेजूंगा R4 में आ जाएगा, फिर एक ऊपर से भेजूंगा R2 से या फिर R4 में, तब पहुंच जाएंगे। तो दो रास्ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैट्रिक वैल्यू को देख के R1 की, अगर दोनों की मैट्रिक वैल्यू सेम आ जाए, दो दो रास्ते आ रहे हैं और दोनों की सेम आया, तब तो बेस्ट पाथ फाइंड नहीं कर पाएगा, तब वो दोनों को ही उठा के राउटिंग टेबल में डाल देगा। फिर क्या करवाएगा, लोड बैलेंसिंग, याद आता है ना, जब एक ही डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए राउटिंग टेबल में दो रास्ते दिखा रहा है, राउटिंग टेबल में दिखा रहा है, अगर राउटिंग टेबल में आ गए यानी दोनों बेस्ट पाथ है, तो यानी वो फिर लोड बैलेंसिंग में जाएगा, कुछ ट्रैफिक ऊपर से भेजेगा कुछ ट्रैफिक नीचे से। क्लियर है, ठीक है। तो यहीं पर वो चीज लिखी हुई है यहाँ पर, अगर एक राउटर के पास दो रास्ते हमारी राउटिंग टेबल में आ गए, यानी दोनों की क्या है, हमारी मैट्रिक वैल्यू सेम, तो राउटर क्या करता है, लोड बैलेंस करता है ओवर द राउट्स, इसी को बोलते हैं इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। आपको कॉस्ट आ गई या मैट्रिक वैल्यू बोल रहे हैं, बात एक ही बोल रहे हैं, कॉस्ट पैसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल, याद यानी दोनों रस्तों की मैट्रिक वैल्यू सेम आ रखी है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ECMP, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ, यानी राउटिंग टेबल में दो रास्ते आए हैं और दोनों की मैट्रिक वैल्यू सेम है। ठीक है, दोनों की हमारी हमारी मैट्रिक वैल्यू सेम है, तो हमारी क्या होगी, लोड बैलेंस। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल मत भूलना, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ क्या है, मत भूलना, इसको राउटिंग के अंदर ही है ये। ठीक है, मत भूलना मत भूलना मत भूलना। क्लियर, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की मैंने लिखी हुई है, हम IGP पढ़ रहे हैं। IGP में सबसे पहले हमारी रिप है, रिप हमारी कौन सी अप्रोच फॉलो करती है, डिस्टेंस वेक्टर करती है या फिर लिंक स्टेट, डिस्टेंस वेक्टर, बिल्कुल सही। तो हमारी रिप की मेट्रिक वैल्यू क्या है, हॉप काउंट, रिप की मेट्रिक वैल्यू क्या है, हॉप काउंट। देखो वही जो एग्जांपल था, मैं यहाँ पर हम भी यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और फिर यहाँ पर अपने करते रहेंगे, वही R1 R2 R3 और R5।
ठीक है। तो अब देखो मुझे यहाँ पर मैंने सब राउटर पे क्या चला रखी है, रिप चला रखी है। क्या चला रखी है, रिप। अब जब रिप चला रखी है तो रिप हमारी डिस्टेंस वेक्टर है, वो R2 R1 को बताएगा और R3 को बताएगा सिर्फ इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन नहीं होगी R3 के बियॉन्ड। R3 फिर सबको ऐसे हमारे पूरी राउट सबके पास अपनी राउटिंग टेबल आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो R1 के पास दो रास्ते आए इस वाले नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जो यहाँ पर R3 से कनेक्टेड है। तो दो रास्ते आ रहे हैं, एक आ रहा है क्या, ठीक है, और एक रास्ता आ रहा है हमारे पास R4 से, फिर R5 से, फिर R3। ठीक है। अब दो रास्ते हमारे R1 के पास आएंगे, तो हमारे यहाँ पर मेट्रिक दो रास्ते आए। अब दोनों रास्तों की क्या कंडीशन बोली, पहली हमारी रिप की क्या थी, मेट्रिक वैल्यू, नहीं नेक्स्ट हॉप नहीं, हॉप काउंट। हॉप रिप जो मेट्रिक वैल्यू यूज करता है वो क्या यूज करता है, ठीक है, हॉप काउंट। अब देखो क्या क्या हॉप काउंट है, देखो R1 से इस नेटवर्क पहुंचने हॉप काउंट यानी पहला हॉप, दूसरा हॉप, और फिर दूसरे हॉप के बाद पहुंच रहा है, तो एक तरीके से दो हॉप के बाद ही पहुंच रहा है एक तरीके से, ठीक है। तीसरे हॉप में दिखा रहा हूँ कि हाँ तीसरे हॉप में आप पहुंच रहे हो। ऐसे R4 से एक हॉप, दो हॉप और तीन हॉप, तो कौन सा बेस्ट पाथ होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर R1 के पास जो राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन होगी इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, तो हम आर जो राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन होगी बाय R2, फिर R2 से R3, R3 से उस नेटवर्क में डायरेक्टली, ठीक है। तो हॉप काउंट समझ में आया। तो ये पर लिखा हुआ है ईच राउटर इन द पाथ काउंट एज वन हॉप, जितने भी रास्ते में आपके राउटर आएंगे वो आपके हॉप काउंट हो जाएंगे। देखो हमारे पास हॉप काउंट, फिर हॉप काउंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, जितने रास्ते में राउटर आ रहे हैं ना, देखो एक आया, फिर दो आए, तो हॉप काउंट दो आ गया ऊपर का। फिर नीचे से कितने आ रहे, एक आया, दो आए और तीन आए, तो ऊपर वाले पाथ के लिए हॉप काउंट आया 2 और नीचे वाले के लिए कितना आया 3। तो इसलिए हमारा हॉप क्या हो गया, ऊपर वाला पाथ बेस्ट हो गया था, ठीक है। तो हमारी मेट्रिक वैल्यू डिप के लिए क्या होती है, हॉप काउंट, भूलना मत इसे, ठीक है। फिर हमारी कौन सी प्रोटोकॉल है, EIGRP। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम थी, आपको वो चीज समझानी पड़ेगी। अब देखो, अब सर यहाँ पर आपको हॉप काउंट तो दिख रहा होगा, अब मैं यहाँ पर अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पर ईथरनेट के पोर्ट है, कौन से पोर्ट है, ईथरनेट E0/0, 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 ऐसे पोर्ट नंबर ले लिया, मैं कॉमन ले रहा हूँ बट कुछ नंबर कुछ हो सकता है, और नीचे वाले पोर्ट है हमारे गीगाबिट के, Gig 0/0, Gig 0/0, Gig 0/0। सर मुझे बताना है ईथरनेट के पोर्ट होंगे तो कितनी स्पीड सपोर्ट करते हैं, फास्ट ईथरनेट के कितने करते हैं, और गीगाबिट के 1000 Mbps। तो आप मुझे बताओ डेटा कौन से जल्दी, कौन से पोर्ट से जल्दी पहुंच जाएगा, ऊपर रास्ते से पहुंचेगा जल्दी, नीचे वाले रास्ते से पहुंचेगा, उसकी स्पीड ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाला पोर्ट कम हॉप में है, बट डिस्टेंस स्पीड के हिसाब से नीचे वाला है। अब जो रिप था वो हॉप काउंट दिख रहा है, उसको नहीं मतलब भाई कौन सा इंटरफेस है कौन सा बेस्ट है, वो बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हॉप काउंट दिख रहा है, कितने राउटर बीच में आ रहे हैं। बट आपको पता है राउटर बीच में आने से मतलब नहीं है, हमें डेटा जल्द से जल्द पहुंचाने से मतलब है। अब तुम 100 राउटर बीच में ले आओ बट वो अगर 5 सेकंड में पहुंच रहा है, और बीच में 10 राउटर आ जाए उसमें 2 घंटे में पहुंच रहा है, तो आप 100 राउटर वाला ही चुनोगे, भाई साहब मुझे राउटर से मतलब नहीं, मुझे डेटा भिजवाने से मतलब है, ठीक है। तो रिप फॉलो करता था हॉप काउंट। अब आपने यहाँ पर देख लिया होगा, अगर ऊपर वाला पार्ट हमारा इथरनेट पोर्ट लगा रखे हैं तो वो बहुत देर में पहुंचेगा डेटा, और जो नीचे वाला है वो बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली में नीचे वाला पार्ट बेस्ट होना चाहिए, आप लॉजिकली सोचो ना आप, तो नीचे वाले से जल्दी ही पहुंचेगा डेटा, जो कुछ भी कर लो। तो रिप नहीं समझता था ये, रिप को मतलब था ही नहीं, रिप सिर्फ हॉप काउंट ही देखता था। अब जो हमारा EIGRP है वो क्या करता है, यहाँ पर वो मैट्रिक्स वैल्यू यूज करता है बैंडविड्थ और डिले को देख के। डिले यानी डेटा भेजने में हमारे यहाँ पर कितना टाइम लगा, वो डिले होता है। मैंने तो भेजा यहाँ पर 1 बजे, पहुंचा वो 1 बज के 5 मिनट में, तो वो डिले काउंट हो रहा है कि ऊपर रास्ते से 1 बज के 5 मिनट में, समझ लो डिले की कितना टाइम लगा आपके डेटा को पहुंचने में। तो आपको जो हमारे EIGRP है वो यहाँ पर बैंडविड्थ भी देखता है इंटरफेस की, क्या देखता है, और एंड
डिले, इन दोनों को देख के ही वो बेस्ट पाथ फाइंड करता है। बैंडविड्थ यानी अब आपको दिख रहा है ये गीगाबिट के पोर्ट है, तो EIGRP ऊपर वाले को तो लेगा ही नहीं, उसे पता नहीं चल रहा गीगाबिट है, जल्दी पहुंचा देगा। तो अब जो हमारे EIGRP बेस्ट पाथ लेके आएगा, अब मैंने बोला हर राउटर में यहाँ पे मैंने क्या चला रखी है, EIGRP। तो यहाँ पर बेस्ट पाथ, अब EIGRP की अलग मेट्रिक वैल्यू होती है बेस्ट पाथ फाइंड करने की। ठीक है, तो बेस्ट मेट्रिक वैल्यू क्या होती है, बैंडविड्थ और डिले, इंटरफेस की बैंडविड्थ और डिले, कितना डिले हो रहा है डेटा पहुंचाने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है जो इसमें अपने आप काम कर रहा होता है, उसी की मदद से यहाँ पर मैट्रिक्स वैल्यू आती है। बाय डिफॉल्ट हमारी जो यहाँ पर जिस मैट्रिक वैल्यू क्या होती है, द बैंडविड्थ ऑफ द स्लोएस्ट लिंक इन द राउट एंड द डिले, टोटल डिले ऑफ द लिंक आर यूज्ड, यानी जिस भी लिंक की आपकी बैंडविड्थ सबसे लोएस्ट होगी वो हटा देंगे, और जो डिले लग रहा है उसको भी। ठीक है, तो डिले और बैंडविड्थ क्या होती है हमारी मैट्रिक वैल्यू EIGRP के अंदर। ऐसी ओएसपीएफ में मैट्रिक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। ओएसपीएफ सर यही प्रोटोकॉल है जो पढ़नी है आपको, वो तो EIGRP इसकी बड़ी बड़ी कैटेगरी थ्योरी वाला पार्ट था, ये है मेन चीज है रिप EIGRP ओएसपीएफ। ठीक है, तो ओएसपीएफ की हमारे पास जो मैट्रिक वैल्यू आती है वो क्या होती है, कॉस्ट। पैसा नहीं कि ओएस राउटर को पैसा नहीं, अब देखो हमारी कॉस्ट का ना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ पर होती है हमारे पास रेफरेंस बैंडविड्थ, मैं बताऊंगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, अपॉन द इंटरफेस बैंडविड्थ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक राउटर है R1। ठीक है, अब ये अपने इसका इंटरफेस है gig 0/0। ठीक है, तो इसकी हमारी कॉस्ट क्या होगी इस राउटर के एग्जिट, अपनी कॉस्ट क्या बताएगा ये राउटर, रेफरेंस बैंडविड्थ हमारी हमेशा रहती है 100, बाय डिफॉल्ट रहती है हमेशा हमेशा 100 होती है, और हमारा इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है गीगाबिट का, तो कितनी बैंडविड्थ होगी 1000, कितना डेटा भेज सकती है 1000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। सर 0 पॉइंट नहीं लिखते हम यहाँ पर, हमेशा 1 ही लिखते हैं, पॉइंट में नहीं डालते हम, यहाँ 1 लिखते हैं, ये OSPF का सिनेरियो है। अब ऐसे ही मैंने बोला अब आपका R2 है, इसका पोर्ट ईथरनेट का पोर्ट है, ईथरनेट gig 0/0, ये अपनी कॉस्ट क्या बताएगा, रेफरेंस बैंड तो सेम रहती है, और नीचे E है यानी कितनी स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी आ जाएगी, हाँ यहाँ पर आ जाएगी 10 आ जाएगी। सर जिसकी भी लोवेस्ट कॉस्ट होती है वो क्या बन जाता है, बेस्ट पाथ। तो कॉस्ट सबसे लोवेस्ट किसकी आ रही है इस वाले, तो अब देख रहे हो ना क्या यहाँ पर अब इंटरफेस की भी सिनेरियो चल रहा है, सेम उसमें भी चल रहा था EIGRP में, बट वहां पर बैंडविड्थ और डिले ले रहे थे, यहाँ पर मैट्रिक वैल्यू क्या है, कॉस्ट, जो हम ऐसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है कॉस्ट फाइंड करने का, जब मैं आपको OSPF पढ़ाऊंगा अच्छे से तब आपको वापस ये मेंशन कराऊंगा। ठीक है, तो मैट्रिक वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कॉस्ट। ठीक है, जी, तो मैं ऐसे ही हमारे पास देखो तो कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट ऑफ द ईच लिंक कैलकुलेटेड अपॉन द बैंडविड्थ। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, तरीका वही है। अब आता है ISIS। सर जो ISIS है ना, ये भी हमारा कॉस्ट का ही अप्रोच, नाम कॉस्ट है बट फॉर्मूला हमारा बैंडविड्थ और डिले वाला ही है, जैसे EIGRP करता था ना वैसे यही काम करता है बट थोड़ा अलग, थोड़ा सा अलग। तो टोटल मैट्रिक इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच लिंक इन द राउट। उसने बोला जो टोटल एक रास्ते की मैट्रिक वैल्यू आती है वो जितने भी राउटर बीच में राउटर आएंगे ना, टोटल कॉस्ट को काउंट करने के बाद ही आती है। ठीक है, तो देखो जो कॉस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होती यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट जो हमारी ISIS है ना, इसमें हमारी हर एक डिवाइस की कॉस्ट रहती है बाय डिफॉल्ट, चाहे पोर्ट कोई भी हो 10 रहती है, पर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो आपको अभी समझना है आपको क्या फाइंड करना है, रिप EIGRP और OSPF, आपको ये प्रैक्टिकल दिखेंगे, ISIS आपको नहीं जानना, और CCNA में सिर्फ OSPF बताया जाता है, जो मेंशन किया है कोर्स के डायग्राम में OSPF। बट रिप और EIGRP इसलिए पढ़ाना जरूरी है ताकि आपका ब्रेन थोड़ा और एक्सप्लोर करे। अगर आप रिप और EIGRP समझ गए तो आपके लिए OSPF इज अ पीस ऑफ केक देन, पर आपको OSPF में इतनी ताकत नहीं लगेगी, आप समझ जाओगे हाँ ये अप्रोच यहाँ से चल रही है तो इसमें भी ऐसे कुछ अलग चीज तो होगी, बट काम एक ही करवा रही है, राउटिंग टेबल शेयर करवा रही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट क्या क्या है, यहाँ पर रिप की कॉस्ट क्या होती है, मैट्रिक वैल्यू क्या होती है, हॉप काउंट। EIGRP जो मैट्रिक वैल्यू फाइंड करता है, जिस भी रूट की सबसे लोवेस्ट बैंडविड्थ और डिले आ रहा होगा वो बन जाएगा क्या, बेस्ट पाथ।
और ऐसी ओएसपीएफ में भी बेस्ट पाथ टोटल कॉस्ट देखते राउट की कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है ऊपर रास्ते से नीचे रास्ते से, फिर उसको काउंट करके बेस्ट पाथ निकालते हैं। तो अभी तो मैंने ऊपर ऊपर से खीर बताई है, नीचे से इनकी जब इनडेप्थ पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, आपकी कंपनी है, मैंने बोला ये मेरी कंपनी, एक सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम है, हम आईजीपी पढ़ रहे हैं, यानी एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर ही हम राउटिंग टेबल शेयर करवाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखो R1 के पास दो रास्ते आ रहे थे, यहाँ पर मैंने बताया था कि एक R2 है, फिर R4, फिर R3 और एक R4, दो रास्ते आ रहे थे। तो मैंने यहाँ OSPF भी चला दी और रिप भी चला दी। ठीक है, अब दोनों चला दी। अब सर मेरे राउटर कौन से देखो, अब मैंने दोनों, या तो हम क्या करते हैं एक ही चलाते हैं, अपने ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं। तो उससे क्या होता है, देखो चलाने का मतलब क्या होता है, अगर आपने दो चला दी तो देखो राउटिंग टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन डालेगा, वो एसपीएफ की डालेगा या रिप की डालेगा? सर नहीं पता मुझे, अभी बताऊंगा कैसे, मुझे पता है आपको नहीं पता। तो यहाँ पर देखो क्या सीन है, अगर ये दोनों चला रही है तो दोनों के बेस्ट पाथ अलग अलग मैट्रिक वैल्यू से आ रहे होंगे। अरे रिप का अलग मैट्रिक वैल्यू है, हॉप काउंट और ओएसपीएफ की अलग मैट्रिक वैल्यू है, तो सर ये कंपैटिबल नहीं होता। तो मैट्रिक आपका बेस्ट पाथ तभी फाइंड हो पाएगा अच्छे से जब आपकी सेम प्रोटोकॉल चल रही है, और सेम प्रोटोकॉल चल रही होगी तब आपकी मैट्रिक वैल्यू आप पता लगा लोगे। ओएसपीएफ की अलग तरीका है फाइंड करने का मैट्रिक वैल्यू, और रिप का अलग तरीका है ना? तो क्या होता है, हमारे पास एक वैल्यू होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं, एडी वैल्यू। अब सर मैंने बोला आपकी ओएसपीएफ से भी आपकी आ रही है और रिप से भी आ रही है, दोनों अलग अलग मैट्रिक वैल्यू यूज करते हैं, तो हमें बेस्ट पाथ फाइंडिंग करना, फिर हमें देखना पड़ेगा कौन सी वाली प्रोटोकॉल को हम ज्यादा मान्यता देंगे। इनमें से एक किसी एक की बात माननी पड़ेगी, नहीं दोनों की, क्योंकि दोनों के अलग अलग तरीके हैं बेस्ट पाथ फाइंड करने के। तो भाई हम तो नहीं निकाल पाएंगे, अगर एक तरीका होता तो भाई हम फिर आप बेस्ट पाथ देख लेते। ठीक है, सेम नेटवर्क था, मैंने सेम नेटवर्क में दोनों प्रोटोकॉल चला रखी है। अब इनमें हमारे पास होती है एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू। मेरे R1 के पास दो अलग अलग रास्ते से आ रहा है डेटा, कभी ओएसपीएफ से आ रहा है और फिर एक रिप से भी आ रहा है। बोले यार किसकी बात मानूं, ओएसपीएफ की बात मानूं या रिप की बात मानूं, फिर बेस्ट पाथ निकाल लूंगा मैं। तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को देख के ही आपकी एडी वैल्यू निकलती, आपका बेस्ट पाथ निकालेंगे। समझना इस चीज को। तो हमारे पास ना हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होती है हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की। कुछ अब पढ़ रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, क्या अब इसमें पहला पॉइंट लिखा है, यूजुअली जो आपकी कंपनियां होंगी एक सिंगल ऑटोनॉमस सिस्टम में एक सिंगल आईजीपी यूज कर रही होंगी, या तो ओएसपीएफ या तो ईआईजीआरपी या तो रिप या तो आईएसआईएस। ठीक है, बट इन रेयर केसेस कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी एक कंपनी दो दो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रही होती है, क्या पता मर्ज हो गई हो, दो कंपनियां मर्ज हो गई हो, पहली वाली कंपनी अलग प्रोटोकॉल चला रही थी, दूसरी कंपनी अलग चला रही थी, अब ये दोनों मर्ज हो गई है, अब हमारे नेटवर्क में दोनों प्रोटोकॉल चल रहे हैं, तब क्या होगा? ये बहुत रेयर केसेस में होता है बट हो सकता है। यानी हम दो राउटिंग प्रोटोकॉल अपने नेटवर्क में चला सकते हैं, ये एक चीज तो आप मान लो, बट हम चलाते एक ही है। यूजुअली हम चलाते एक ही है, बट हम एक से ज्यादा चला सकते हैं। एक से ज्यादा चला देंगे तब हमारा काम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का। ठीक है, तो देखो मैट्रिक वैल्यू हमारी हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल राउट आ रहे हैं, कब? जब एक सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो तभी आप बेस्ट पाथ फाइंड कर लेते हो। जब आप डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो तो डिफरेंट मैट्रिक वैल्यू आ रहे होंगे, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते आप। ओएसपीएफ के जो राउट आ रहे हैं और रिप के जो राउट आ रहे हैं आ तो रहेंगे, बट उनकी मैट्रिक वैल्यू देख के आप बेस्ट पाथ नहीं बता सकते, क्योंकि ओएसपीएफ ने अलग मैट्रिक तरीके से अपनी कॉस्ट मैट्रिक वैल्यू निकाली है और रिप ने अलग तरीके से निकाली है ना? तब हमारा काम आता है एडी वैल्यू का। तो आपके सामने देखो यहाँ पर एडी वैल्यू लिखी हुई है, तो इन पर चलेंगे। एडी वैल्यू होती क्या है, तो देखो एडी वैल्यू हमारे हेल्प करता है कि विच राउटिंग प्रोटोकॉल इज प्रेफर्ड। अब दोनों ओएसपीएफ और रिप के दो राउट आ रहे हैं, तो ये बोलता है इनमें से किसी एक की बात मानूंगा, वैसा मैं या तो ओएसपीएफ की मानूंगा या रिप की। तो एडी वैल्यू को देख के डिटरमाइन होता है कि कौन सी प्रोटोकॉल को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, लोअर द एडी वैल्यू इज प्रेफर। सर यहाँ पर हर चीज में लोअर चलेगी, लोअर ब्रिज आईडी, लोअर अपना ये, तो लोअर ही यहाँ पर चीजें, तो लोअर जिसकी एडी वैल्यू होगी वो विजेता हो जाएगा, उसकी राउटिंग प्रोटोकॉल उसकी इंफॉर्मेशन हम राउटिंग टेबल में डालेंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर वही है, लोअर एडी वैल्यू इज प्रेफर्ड, यानी
वो इंडिकेट करती है कि ये राउटिंग जो प्रोटोकॉल जो जिसकी भी लोअर एडी है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है, ये ट्रस्टवर्दी है। तो देखो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उनकी एडी वैल्यू क्या होती है, जी हाँ, आप राउटिंग टेबल में देखोगे तो उनकी एडी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। जो स्टैटिकली आप कोई भी राउट दे रहे हो, हमेशा स्टैटिक राउट की एडी वैल्यू 1 होती है। आपने मल्टीपल राउट रास्ते बता दिए एक सिंगल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए स्टैटिकली, फिर भी दोनों रास्तों की एडी वैल्यू क्या होगी, 1। तो सर वो दोनों रास्तों से ही करवाएगी, ठीक है। ऐसी मैंने जो बीजीपी पढ़ाई थी मैंने आपको, बीजीपी की हमारी एडी वैल्यू क्या होती है, 20। ये हमें बीजीपी नहीं पढ़ना पर हम यहाँ पर लिख लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। EIGRP की एडी वैल्यू क्या है, 90। IGRP की क्या है, 100, जो हम यूज नहीं करते। IGRP सिस्को की थी पहली प्रायोरिटी, ठीक है। फिर OSPF की क्या है, 110। ISIS की क्या है, रिप की क्या है, 120। ऐसी EIGRP एक्सटर्नल भी आता है, उसकी 170 है, इंटरनल BGP की 200 है, और अनयूजेबल राउट है 255। अगर किसी राउट की 255 आ रही है तो वहां पर आप डेटा नहीं भिजवा पाओगे, वो अनयूजेबल राउट होता है। तो आपको सारी ध्यान में रखनी है, बट जो मेन मेन आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो यहाँ पर लिखते हैं, जो आपको पता, वो जो आपको भूलनी ही नहीं है। सारी है तो मेन यार, हर चीज मेन है, ऐसा नहीं कोई हम स्किप कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एडी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, बिल्कुल, कि एडी वैल्यू होती है 0। फिर स्टैटिक की जो जो स्टैटिकली आप रास्ते बताते हो, राउट करवाते हो, उनकी क्या होती है एडी वैल्यू 1। फिर यहाँ पर उसके बाद आती है EIGRP, इसकी एडी वैल्यू क्या है, OSPF की एडी वैल्यू क्या है, कितनी, 110, ठीक है। उस टेबल को लिखना जरूर अपनी कॉपी में, यहाँ पर तो मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारी आती है ISIS, इसकी एडी वैल्यू क्या है, 115। और रिप की क्या एडी वैल्यू, 120, बिल्कुल। तो देखो अभी मैंने बताया था ना, OSPF और EIGRP से 2 राउट आ रहे हैं, तो किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी एडी वैल्यू छोटी इन दोनों में, OSPF। तो OSPF की जो राउट आ रहे हैं वो यहाँ पर सुने जाएंगे। फिर अगर OSPF से भी मल्टीपल राउट आ रहे हैं सेम डेस्टिनेशन में, फिर देखी जाएगी मैट्रिक्स वैल्यू, जिससे क्या फाइंड होगा, बेस्ट पाथ। चलिए मैक्सिमम वैल्यू बताइए ना आपने यहाँ, मैक्सिमम वैल्यू है या ये हमेशा फिक्स रहती है, फिक्स रहती है? फिक्स रहती है एडी वैल्यू। मतलब ये एडी वैल्यू से हम एडी वैल्यू तब यूज करते हैं जब हमारे पास 2 अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या आ रही है, राउट्स आ रहे हैं। तो मैंने बोला मेरे पास एक सेम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए स्टैटिक राउट भी आ रहा है, मैंने स्टैटिकली भी रास्ता बता रखा है एक, और मेरे पास डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रही थी, उसमें मैंने चला दी OSPF चला रखी है। तो कौन से राउट की ज्यादा मान्यता रखेगा, स्टैटिक वाले की रखेगा OSPF वाले की, बिल्कुल। तो ध्यान रखना है, जो आपने स्टैटिकली बता दिया रास्ता, सर अगर आपके डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से रास्ता उसी नेटवर्क आ रहा है, वो उसकी बात नहीं सुनेगा, वो स्टैटिक की बात सुनेगा, क्योंकि स्टैटिक की एडी वैल्यू क्या होती है, 1, लोअर होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। पी और OSPF चलाएंगे तो हमने तो OSPF की माना है ना, बिल्कुल। एक्ट मिल रहा है तो एक्ट एक्सटर्नल एज इन, उसके 1 से 3 अच्छा, वो जो आप वो एक्सटर्नल IGRP है, देखो ये रहा आपका, ये EIGRP और एक्सटर्नल ही है 170। तो आपको CCNA में इतना डर नहीं है ना, वो CCNP में वो तो उसके हिसाब से यहाँ पर सारी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। पर जो CCNA के हिसाब से चलना, जो आपको नेटवर्क CCNA के हिसाब से पढ़ना है, नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए करना है, आपको ये चीजें तो दिमाग में बैठनी चाहिए। मैं ये नहीं बोला सारी करो, ये तो आप पहले इतना बैठा लोगे, फिर आप वो एडिशनल भी डलवा लोगे, ठीक है, उसमें गारंटी है। लिखा है यहाँ पर नोट्स में हर चीज है, बट जो मेन मेन है मैंने आपको सामने यहाँ पर रख दिया, ये तो आपके दिमाग में छपी भी होनी चाहिए। इनके इनके परे आप वो बाकी भी याद कर लो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा इन्हीं के ऊपर, तो फिर इन्हीं की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो नहीं पढ़ाएंगे वो लिखी हुई है, बट हाँ वो भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं बोला नहीं इंपॉर्टेंट। जब आप CCNP होगा तो आप उम्मीद करेंगे आपको पता होना चाहिए, डन है। यस अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव 255 आ रही है, जैसे यहाँ पर आ रही थी, तो क्या बोलते हैं, द राउटर डज नॉट बिलीव द सोर्स ऑफ द राउट एंड डज नॉट इंस्टॉल द राउट ऑन द राउटिंग टेबल। तो जिस कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी 255 80 वैल्यू आ रही है, तो वो बोलता है भाई साहब मैं विश्वास नहीं करूंगा इस राउट के बारे में, इस रास्ते के बारे में, ये अनयूजेबल है, तो वो राउटिंग टेबल में डालता भी नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको, देखो सुनना।
आपके ना एक राउटर है R1 ले लो, कुछ भी ले लो, R1 है, उसके पास इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ना राउटिंग टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो दो इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक आ रही है ये कि नेक्स्ट हॉप ये है और ये रिप से लर्न हुआ, इसकी मैट्रिक वैल्यू 5 आ रही है। इसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप बता दिया, ये रिप से इन्फॉर्मेशन आई थी और मैट्रिक वैल्यू क्या है 3। एक और इसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो नेक्स्ट हॉप बोल रही है यहाँ पर ये होना चाहिए, और कहाँ से आई है इन्फॉर्मेशन, ये ओएसपीएफ से इसकी मैट्रिक वैल्यू 10 है। आप देख लो इन सबकी मैट्रिक वैल्यू 10 है और सभी एक सेम डेस्टिनेशन की है। तो राउटर कौन सी इंफॉर्मेशन डालेगा राउटिंग टेबल में? ओएसपीएफ वाली, बिल्कुल बिल्कुल ओएसपीएफ वाली। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ओएसपीएफ नहीं होता, इन दोनों में आती, तब तो हम कंपेयर कर लेते। बट यहाँ पर ओएसपीएफ आ गया तो हम यहाँ पर सबसे पहले एडी वैल्यू कंपेयर होती है कि एडी वैल्यू किसकी लोअर है, सबसे ओएसपीएफ की। चलो ठीक है, तो यही अब ओएसपीएफ से एक ही राउट आया है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स वैल्यू का कोई तुक्की नहीं, मतलब पता होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हमें बेस्ट पाथ फाइंड करना है, एक ही बेस्ट पाथ है, यही रहा, तो हम इसी से भिजवाएंगे। कभी ये हट जाता है, ये रास्ता बंद हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर और भी राउटिंग टेबल में नहीं है, बट मेरी रिप की जो टेबल होगी उसके अंदर ही राउट होंगे, तो वहां से उठा के मेरी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर मैं चलो मानता हूँ ये वाला राउट नहीं था, ये वाला हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, अब बताओ ये वाली इंफॉर्मेशन आ रही है, तो कौन सी किसकी वैल्यू हमारे पास आती? इसकी ये वाली आती ना, क्योंकि रिप से हो रहे एक सेम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के दो रास्ते आ रहे, एक ऊपर वाला रास्ता, एक नीचे वाला रास्ता। फिर कंपेयर करते हैं हम क्या? मैट्रिक वैल्यू। तो मैट्रिक वैल्यू जिसकी भी लोअर होती है वो हमारी राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन आ जाती है। बिल्कुल सही आंसर सर, ठीक है। तो पहले मैंने बोला था मैट्रिक वैल्यू आप कंपेयर करते हो फॉर द सेम प्रोटोकॉल, बट जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो अलग अलग राउटिंग टेबल प्रोटोकॉल चल रही थी, तो वहां पर हमें बेस्ट पहले एडी वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है किसकी लोवेस्ट है, फिर हम मेट्रिक वैल्यू में जाते हैं। ध्यान रखना, पहले एडी वैल्यू फिर मेट्रिक वैल्यू। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई राउटर है, ये है हमारा R1, ठीक है, R1 है। मैंने शो आईपी राउट चलाया, तो राउटिंग टेबल में इसके ना ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो एक बार से ध्यान से देखो दोनों, देखो देखो। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा C और L। C और L यानी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, C यानी इस नेटवर्क से इस इंटरफेस में कनेक्टेड है, और जो ये इंटरफेस है इसमें क्या आईपी है, ये जो /32 वाली है। ऐसे ही इस नेटवर्क के बारे में भी जानता था, और जिस इंटरफेस में वो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसकी आईपी है। फिर दिख रहा है आपको ओ लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पर, ये ओ क्या सिग्निफाई कर रहे हैं ऊपर चलते, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर जो भी आपके नाम दे रखे होंगे, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर कंपेयर कर लेना कि ये ओ क्या बोल रहा है, ओएसपीएफ बोल रहा है, तो ये ओएसपीएफ से राउट आए हैं, तो ओएसपीएफ से इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक राउट आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है, इसने बोला नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो ना ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ कुछ 110 और 2। 110 क्या होती है हमारी, कौन सी वैल्यू है, एडी वैल्यू। बिल्कुल सर, कभी भी आपके पास आप देखोगे ना यहाँ पर, सबसे पहले आपकी एडी वैल्यू आती है, फिर आती है मैट्रिक्स वैल्यू। एडी वैल्यू लिखी हुई होती है, फिर क्या लिखी होती है राउट के बाद, मैट्रिक्स वैल्यू। तो यहाँ पर आप अब आपको समझ में आ गया मैट्रिक वैल्यू है, तो पहले एडी वैल्यू है और मैट्रिक वैल्यू। चलो ठीक है, मैट्रिक आ रही है 2 आ रही है, इसकी कॉस्ट जो निकली 2 आई है। फिर ओएसपीएफ का एक और राउट है किसी और नेटवर्क तक पहुंचने का, उसकी यहाँ पर मैट्रिक वैल्यू, एडी वैल्यू तो हमेशा सेम रहती है 110, इसके भी इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मैट्रिक वैल्यू क्या आ रही है 2। एक डेस्टिनेशन और आया है ये, इस तक पहुंचने के लिए दो रास्ते आ रहे हैं। कैसे पता मुझे, आप देखोगे डेस्टिनेशन एक ही है और दो रास्ते दिखा रहा है, वाई 10.0.13.2, वाई 10.0.12.2, दो अलग रास्ते से सेम डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। सर ये दोनों राउटिंग टेबल में क्यों आए होंगे, मुझे बता सकते हो? देखो पहले तो उसने एडी वैल्यू कंपेयर करी, दोनों एसपीएफ से आए हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने दिखा होगा यार कंपेयर करता हूँ मैट्रिक वैल्यू, दोनों रास्तों की मैट्रिक वैल्यू क्या आ रही है दोनों की, तो भाई ये यहाँ पर फिर किसी एक को ऐसे नहीं बोल पाएंगे बेस्ट है, तो इन्होंने कहा दोनों को उठा के राउटिंग टेबल में डाल दिया, और ईसीएमपी कर रहे होंगे, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ लोड बैलेंसिंग। क्लियर हुआ, समझ पा रहे हो, पक्की बात, ठीक है। फ्लोटिंग स्टैटिक राउट पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास एक सेम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो रास्ते आ रहे हैं, तो आपका राउटर क्या करता है, ईसीएम एक तरीके से लोड बैलेंसिंग करने हो जाता है, ठीक है।
और सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप एडी वैल्यू चेंज कर सकते हो मैन्युअली भी अगर आप करना चाहोगे, अभी नहीं, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, डन है। तो आपने ये ओएसपीएफ का किया, आपने आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की थ्योरी बहुत पढ़ी आज, ठीक है, बट ये थ्योरी सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये चीजें जितना भी आज पढ़ा है एक बार रिवाइज करना ताकि क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। राउटिंग आनी चाहिए, स्विचिंग भी आनी चाहिए, इन दोनों में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर। आपको जो मैंने टेस्ट दिया था कैसा था आपके लिए, टफ था, समझ में आ रहा था या फिर क्या, जो नहीं समझ में आया, ठीक है, अभी करेंगे, टाइम है हमारे पास, तो उसी के लिए मैंने थोड़ा जल्दी खत्म किया ये। अब थोड़ा टेस्ट के कितने क्वेश्चन सॉल्व जो टेस्ट दिया था, ठीक है, यहीं पर सॉल्व करते हुए चलेंगे, ये टेस्ट था आपका। सर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर द एग्जांपल ऑफ टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी मॉडल बोल दिया, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल बोल दी। ट्रांसपोर्ट लेयर की दो प्रोटोकॉल पता है आपको, टीसीपी एंड यूडीपी। तो पहले का आंसर क्या होगा यहाँ पर, एफ और डी, ये ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि वो क्या पूछ रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी था चूज टू आंसर्स। बच्चे ये गलती करते हैं, आंसर पढ़ते हैं फटाफट से, टाइम कम होता है बढ़ जाते हैं, तो गलती नहीं करनी, पढ़ना तेजी से है बट समझ के पढ़ना है। Which of the following term is used to specifically identify the entity created when encapsulating data inside data link layer and header? तो क्या चीज बनती है जब डेटा लिंक लेयर का हेडर ऐड होता है एक एंटिटी में, एंटिटी यानी क्या थी, पैकेट थी, जब पैकेट के आगे एक हेडर और ट्रेलर ऐड होता है तो क्या बनता है यहाँ पर, फ्रेम। तो आंसर क्या है इसका, डी, तो हमारा यहाँ बनता है फ्रेम, ठीक है। एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड स्पेसिफिकली टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी क्रिएट एंटिटी क्रिएटेड व्हेन इनकैप्सुलेटिंग डेटा इनसाइड डेटा लिंक लेयर, बिल्कुल फ्रेम बनता है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है यहाँ पर। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच नवीन बताओ, आप बताओ आंसर नवीन जी। बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि हाँ डेटा लिंक लेयर का पीडीयू होता है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि भाई इन द लैन फॉर अ स्मॉल ऑफिस सम यूजर डिवाइस आर कनेक्टेड टू लैन यूजिंग अ केबल, और कुछ लोग भाई वायरलेस के थ्रू यहाँ पे यानी नो केबल के थ्रू भी नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो कौन सी टर्म हमारी सही है, ओनली द डिवाइस दैट यूजेस केबल आर यूजिंग ईथरनेट, या ओनली द डिवाइस दैट आर यूजिंग वायरलेस आर यूजिंग द ईथरनेट, both the devices using cable and those are using wireless or ethernet, none of the device are using ethernet, बताओ। बिल्कुल सही आंसर, ओनली ए सर, ईथरनेट यानी वायर्ड कनेक्शन है आपका, तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी सिर्फ आपकी वायर्ड में आती है, ठीक है, क्लियर है नवीन जी, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एफसीएस फील्ड, एफसीएस ईथरनेट हमारे जो हमारा डेटा लिंक क्लियर है उसके ट्रेलर में एफसीएस आता है, एफसीएस के बारे में पूछ रहा है क्या चीज है ये। पहली चीज बोली इट इज 2 बाइट लॉन्ग, कितने बाइट की होती है एफसीएस, 2 बाइट की होती है, 4 बाइट की होती है, बिल्कुल सही आंसर। तो ये हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। हमारा एफसीएस एरर रिकवरी के लिए हो रहा है अभी, जिसमें आप देखते हैं और भी ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या हमारा इंक्रिप्शन के लिए होता है एफसीएस, नहीं, ये सिर्फ एरर चेकिंग के लिए होता है। इट रिसाइड्स इन द ईथरनेट ट्रेलर इन नॉट हेडर, सर ये सही है, एरर रिकवरी नहीं करवाता, ये एरर चेकिंग करवाता है, ठीक है। तो ये गलत है, आंसर क्या हमारा सी, आप लोगों ने सी किया था, क्या किया था, ठीक है। अब सर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर ट्रू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ईथरनेट एड्रेसेस, ईथरनेट एड्रेसेस यानी मैक एड्रेस की बात हो रही है, लॉजिकल एड्रेस की बात नहीं हो रही, मैक एड्रेस की बात हो रही है। तो आपको पता है मैक एड्रेस, आपको पता है मैक एड्रेस 6 बाइट का होता है, पहले के 3 बाइट आपके OUI होते हैं और आखिरी के 3 बाइट यूनिक होते हैं उस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो इसमें से एक कौन होगा, इसमें चूज 3 पूछा हुआ, आगे देखो चूज 3 आंसर बोले हुए, हाँ तो इसने चूज 3 बोले हुए, तो देखो द मैन्युफैक्चरर पुट द यूनिक OUI कोड इन 2 बाइट, नहीं सर पहला गलत है, 3 बाइट में होता है वो, ईच मैन्युफैक्चरर पुट द OUI कोड इन द फर्स्ट 3, ये मुझे सही लग रहा है, इसे चुन लेते हैं अभी बाद में, ठीक है।
Each manufacturer put the unique OUI code in the first of the address. हाँ ये भी सही लग रहा है. The part of the address that hold the manufacturer code is MAC. नहीं, OUI बोलते हैं उससे. The part of the MAC address that hold the manufacturer code is OUI. ये सही है. The part of the address that hold the manufacturer code is no specific name. नहीं सर, हमने तीनों आंसर देख लिए, B, C और E. ठीक है, कोई कोई परेशानी नहीं सर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर तीनों. आपको समझ में आया ना सर ये तीनों क्यों है रविंद्र जी? नहीं आया तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी. सर देखो इसने क्या सी हो, हाँ ये भी हो गया था. सी वाला समझ में आ गया. इसने बोला सर द पार्ट ऑफ द एड्रेस दैट होल्ड द मैन्युफैक्चरर कोड इज OUI. सर कौन सा पार्ट हमारा जो मैन्युफैक्चरर का पार्ट रखता है, जो मैन्युफैक्चरर का कोड रखता है यहाँ पर, वो क्या उसे क्या बोलते हैं हम? OUI. तो वही लिखा हुआ है सर, द पार्ट ऑफ द एड्रेस, जो हमारा पूरा 6 बाइट का एड्रेस था, द पार्ट ऑफ द एड्रेस जिसमें हमारा मैन्युफैक्चरर का कोड लिखा जाता है, वो OUI बुलाते हैं. यस सर. और ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, OUI की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर. सिस्को का अपना OUI होगा, सिस्को बहुत सारे डिवाइसेस बनाती है, बट OUI कोड एक ही होगा. फिर जो बाकी का 3 बाइट होगा वो उसकी कंपनी के अंदर यूनिक होते हैं. रविंद्र जी समझ में आया? तो वो ये थोड़ा घुमा फिरा के टेढ़ा करके पूछ देंगे, तो आप नहीं समझ में आया तो आप बाकी ऑप्शन पढ़ो. फिर आपको बाकी ऑप्शन कट कर दिया, फिर आपको लग रहा है कि यार जो क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, तो फिर उसमें जाना ही पड़ेगा ऑप्शन. ठीक है, कभी कभार ना समझ में, बट ऑप्शन पढ़ के भी आंसर मिल जाता है. ठीक है. अब सर यहाँ पूछ रहा है आप कौन से मोड पे शो मैक एड्रेस टेबल कमांड चला सकते हो और एक्सपेक्ट टू गेट अ रिस्पॉन्स विद द मैक एड्रेस एंट्री. तो कौन से मोड पे चला सकते हैं हम? प्रिविलेज मोड कौन सा होता है हमारा? इनेबल मोड पे डू लगा के. बट सर आप यहाँ पर डू तो लिखा नहीं सर, आप यूजर मोड पे भी शो मैक एड्रेस टेबल वाली कमांड चला सकते हो. चेक चेक करना अपनी आज. ठीक है, क्लियर है? तो ए और बी जरूर जरूर चेक करना. ठीक है. और अगर आप यहाँ पर डू लिखा होता फोर्सफुल से, वहां पर हम चला ही सकते हैं डू शो मैक एड्रेस, तो ये वहां पर भी चल जाएगा. बट यहाँ पर इसने बोला सिर्फ शो मैक एड्रेस टेबल चलानी है, कमांड लिखनी है. ठीक है, आपने यही कमांड लिखी हुई है, डू नहीं लिखा हुआ सर, तो आपने ये चलाई प्रिविलेज मोड में, तो हम वहां पर चला सकते थे. बट यहाँ पर यूजर मोड और इनेबल मोड है, क्योंकि मैंने चला के देखी हुई है, तो मुझे पता है आप शो मैक एड्रेस टेबल कमांड यूजर मोड में भी चला सकते हो. आप भी चला के देखिएगा आज. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ द CLI कुड द कमांड, हम कौन से मोड पे रिलोड कमांड या फिर रिलोड चला सकते हैं? प्रिविलेज मोड पे, इनेबल मोड पे. ठीक है. ग्लोबल मोड पे भी नहीं चलती, डू लगाना पड़ता है. यूजर मोड में भी रिलोड नहीं चलता, ये जरूर चेक कर लीजिएगा आज. ठीक है. अब which type of switch memory is used to store configuration used by the switch when it is working. अब आपकी जो सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, यानी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, वो कौन सी मेमोरी में स्टोर होती है? NVRAM में. स्टार्टअप हमारी फाइल कहाँ सेव होती है? NVRAM में. बट इनसे बढ़ते हैं, what type of switch memory is used to store configuration used by the switch when it is working and go. तो सर आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, इसमें मेंशन नहीं किया है, इसमें मेंशन किया है स्टार्टअप की बात ही हो रही है, when it is working, या फिर वो हमारा क्या बोलते हैं जब भी चल रहा है, when it is up और working है. फ्लैश मेमोरी में आपकी वो एक्चुअली आपकी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी NVRAM में ही होती है और नहीं होती और जगह में. ठीक है, क्लियर रखना इस चीज को. चेक करना, गूगल सर्च करना, क्वेश्चन लिखा हुआ है और आंसर लिखिएगा. गूगल सर्च करो तो आंसर मिलेंगे 10-15. ठीक है, ढूंढना पड़ेगा बट मिलेंगे जरूर. अब सर ये पढ़ो, आपने इमेजिन करो, इमेजिन यू हैव कॉन्फ़िगर्ड अ इनेबल सीक्रेट कमांड. आपने एक पासवर्ड लगाया इनेबल सीक्रेट कमांड यूज करके, फॉलोड बाय द इनेबल पासवर्ड कमांड फ्रॉम द कंसोल. फिर आपने ये कंसोल पासवर्ड, फिर आपने इनेबल पासवर्ड भी चला दिया. आपने पहले कमांड चलाई क्या? इनेबल सीक्रेट, उसके बाद चलाई इनेबल पासवर्ड. फिर आपने लॉग आउट किया, यानी एग्जिट एग्जिट किया, और फिर कंसोल आप वापस अपने यूजर मोड पे आ गए. यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे जा रहे हो, तो कौन सा पासवर्ड मांगे, कौन सा पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा? सीक्रेट वाला या फिर पासवर्ड वाला? गलत आंसर सर. मैंने बोला था आपको, आपकी कमांड ओवरराइट होती रहती है.
तो आपने जो लेटेस्ट कमांड चला रही होगी वो आपने इनेबल पासवर्ड चलाई है उसके ऊपर, तो इनेबल पासवर्ड ही चलेगी, अब इनेबल सीक्रेट नहीं चलेगी। वो पासवर्ड लगा देती है और अच्छे से इनक्रिप्ट करी थी इनेबल सीक्रेट वाली। बट बात ये, अब लेटेस्ट आपने कौन सी चलाई, इनेबल पासवर्ड, तो इनेबल पासवर्ड वाला पासवर्ड ही मांगेगा। ठीक है, एक बार चेक करने, गलती की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। अगर आपने किया होता तो आपको वो दिखता, थ्योरी में थोड़ी हुई है, ये तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि आप क्या करते हैं, आप जो लेटेस्ट कमांड चला रहे हो वो उसके ऊपर चल जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक बार ट्राई भी करना है इसका। मैंने, क्योंकि उसमें तो हम इनेबल पासवर्ड के बाद सीक्रेट में गए थे, अब हम इनेबल सीक्रेट डालेंगे फिर पासवर्ड ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कौन सा आएगा, इनेबल पासवर्ड वाला ही चलेगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड आप CLI के ड्यूप्लेक्स सेटिंग कर सकते, चेंज कर सकते हो, बताओ कौन से मोड में कर सकते हो चेंज। ड्यूप्लेक्स पता है क्या होता है, ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक है, किया है कभी ये तो कब करोगे, ये क्वेश्चन इसीलिए है कि भाई तुम्हें पता चलना चाहिए सर, पढ़ाई तो यहाँ हो रही है बट इसके परे भी बहुत सारी नॉलेज है यार। ठीक है, तो दिखा देता हूँ मैं आपको करके एक बारी, ताकि दिमाग में बैठे। आपको बोला ड्यूप्लेक्स सेट करना है भाई, आप अपनी इंटरफेस की स्पीड, अब जैसे मैं यहाँ पर देखो एक स्विच लेके आता हूँ यहाँ पर, कनेक्टिविटी करी है मैं यहाँ पर, अभी मैं नेटवर्क नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज, सेटिंग मीटिंग इसकी। ठीक है, और IP देता हूँ यहाँ पर 192.168 ऐसी, 0.1 255 255 255 255। आप देख रहे हो ना, पोर्ट अपनी IP भी ऑरेंज दिखा रहा है, क्यों, STP चल रहा है ना, STP चल रहा है ना, इसीलिए। देखो अब आ जाएंगे, अब क्योंकि यहाँ पर उसको पता है, आप उसने हेलो PPT भेजा होगा, सामने से रिसीव नहीं हुआ, तो हर 15 15 यानी 30 सेकंड के बाद उसने आप कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर CLI पे गए, इनेबल टाइप किया। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर ड्यूप्लेक्स सेटिंग चेंज करनी है, मेरे कौन से पोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं, फास्ट इथरनेट के पोर्ट होंगे। फास्ट इथरनेट के पोर्ट यानी कितनी स्पीड सपोर्ट कर सकते हैं, 100 Mbps, उससे ज्यादा स्पीड नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, तो देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, मैं इंटरफेस में गया, इंटरफेस FA0/1 पे गया। अब मुझे इसके अंदर ना बहुत सारी कमांड होती है, क्वेश्चन मार्क मारना है इसके अंदर, आपको दिखेगा आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। इंटरफेस के अंदर तो जो जो कमांड चल सकती है यहाँ पर सारी आपको शो हो जाएगी। तो मेरा कमांड क्या था, मुझे ड्यूप्लेक्स सेटिंग करनी है, तो ड्यूप्लेक्स आ रहा है आप लिखा हुआ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फुल ड्यूप्लेक्स में काम कर रहे होते हैं, मुझे बस ड्यूप्लेक्स लिखना है यहाँ पर। अभी अभी नीचे देखना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर अभी इंटरफेस के अंदर ही हूँ, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क मारूंगा ऑप्शन दिखा रहा है, ऑटो यानी ऑटोमेटिकली यहाँ पर निगोशिएट कर लेगा, फास्ट ड्यूप्लेक्स में काम करना है हाफ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसे हाफ में करना, तो मैं ड्यूप्लेक्स और हाफ लिख दूंगा, तो मेरा स्टेट क्या हो जाएगी, अब देखो, अब मेरे वो पर्टिकुलर पोर्ट हाफ ड्यूप्लेक्स में काम करेगा। अब मैं चाहता हूँ उसे वापस फुल ड्यूप्लेक्स में करना, ड्यूप्लेक्स लिखने के बाद फुल लिख दूंगा आगे, तो वो फुल ड्यूप्लेक्स में आ जाएगा। मैं स्पीड भी यहाँ पर मेंशन, स्पीड यानी अभी मेरा पोर्ट 100 Mbps का सपोर्ट कर रहा है, मैं यहाँ पर 10 स्पीड क्वेश्चन मार्क मारता हूँ, कितनी स्पीड दे सकते हो, 10 Mbps की दे सकते हो, 100 या ऑटो, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड दे नहीं पाएगा, मैंने 10 कर दिया ये लो। तो मेरी अभी स्पीड 10 Mbps की हो जाएगी, पोर्ट है फास्ट इंटरनेट का, बट वो स्पीड कितनी भेजेगा, उससे ज्यादा स्पीड भेजेगा ही नहीं वहां पर। तो ऐसे आप पोर्ट्स में स्पीड भी कर देते हो कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन था आपका कि भाई आप कौन से मोड पे जाके CLI में आप ड्यूप्लेक्स की सेटिंग चेंज कर सकते हो फास्ट ईथरनेट के, तो यूजर मोड में करते हैं, इनेबल मोड में करते हैं, फिर नहीं ग्लोबल मोड में करते हैं, या VLAN में करते हैं, फिर इंटरफेस के अंदर ग्लोबल मोड के अंदर। तो बेस्ट आंसर क्या है, ये यही चीज पूछना था मैं। ठीक है, राउटर की भी बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। स्विच के साथ है तो राउटर के साथ भी आप यही कमांड ड्यूप्लेक्स या स्पीड से आप सेटिंग कर सकते हो, इंटरफेस में जाना पड़ेगा बट आपको। ठीक है,
इन अ लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट इक्वेट करती है वीलैन के? कुछ बताओ इसका क्या आंसर होगा। एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो वीलैन, वीलैन जो हम बोल रहे हैं वो क्या है यहाँ पर, आप किस चीज से वीलैन को सिग्निफाई कर सकते हो? कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, सबनेट, सिंगल स्विच या ट्रंक? नहीं दादा, वीलैन यानी एक वर्चुअल एरिया नेटवर्क है। तो जब भी होगा, वीलैन क्या करता है, आपका बाय डिफॉल्ट आपके स्विच में कितने वीलैन होते हैं? काम सारे पोर्ट कौन सी वीलैन के मेंबर होते हैं? तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास स्विच के पास होता है एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। याद करो यही था, मल्टीपल वीलैन बनाते तो क्या होता है, वीलैन ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। तो आप वीलैन को एक तरीके से ब्रॉडकास्ट डोमेन के यहाँ से भी पहचान सकते हो। ठीक है, कोलिजन डोमेन नहीं, हर पोर्ट के स्विच के पास, हर पोर्ट के पास अपना अपना कोलिजन डोमेन होता है, हर वीलैन के पास अपना सबनेट होता है। ठीक है, सिंगल स्विच नहीं सर, सिंगल स्विच में मल्टीपल वीलैन बना सकते हैं। या ट्रंक, ट्रंक तो वीलैन का कंसेप्ट है कि, ट्रंक वीलैन का कंसेप्ट नहीं है वो, कि आप मल्टीपल वीलैन का डेटा भिजवा सकते हो। तो इसका मैं क्या बोलूंगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन इसका आंसर है। ठीक है, बेस्ट। तो आपकी मेंटेलिटी जानना चाहता है, उसको वो दिख रहा है कि आप, पढ़ा तो दिया है आपको, क्या आप उस हद तक सोच सकते हो? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपकी मेंटालिटी चेक करना चाहेगा। तो घबराइएगा मत, जो आपको बेस्ट लगे दिल से पूछना, और दिमाग से पूछना, दिल से नहीं दिमाग से पूछना। आप प्यार की बातें नहीं है, तुम दिल में बह जाओ। ठीक है, इमेजिन अ स्विच विद 3 VLAN कॉन्फ़िगर्ड। एक स्विच को इमेजिन करो, 3 VLAN बना रखे आपने, VLAN 10 20 30 इमेजिन कर लेते हैं। हाउ मेनी IP सबनेट्स आर रिक्वायर्ड assuming that all the host in all the VLAN want to use TCP IP? तो मुझे बताओ, 3 VLAN है तो आपको कितने यहाँ पर सबनेट्स बनाने पड़ेंगे, सब नेटवर्क कितने बनाने पड़ेंगे? हर VLAN के पास एक अपना नेटवर्क होता है, तो यहाँ पर कितने नेटवर्क बनाने पड़ेंगे? 3। आपकी कंपनी को एक ही बड़ा नेटवर्क मिला होगा, बट आप नेटवर्क इंजीनियर, विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग आप एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे कर दोगे। आपको पता है 3 VLAN बनाए, तीनों के पास अलग अलग नेटवर्क होने चाहिए, तभी डेटा फॉरवर्ड होगा, चलता है ना रविंद्र जी? हर एक VLAN के लिए एक डिफरेंट नेटवर्क होता है, यानी एक डिफरेंट सबनेट होगा, सब नेटवर्क। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ठीक है, बिल्कुल मत करना आंसर क्या चल रहा है गलत हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, बस। दादा ये करना पड़ेगा, ये तभी आपको टेस्ट दिया जा रहा है, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो। मैं नहीं बोल रहा आप एडवांस हो जाओगे, बट आप जब आपने इतनी बार पढ़ लोगे ना, तो आपको लगेगा यार कम से कम ये क्वेश्चन तो आ गया, तो ये कर लोगे। सर ये तो आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, घबराना नहीं है, उसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, वो जो करेंगे सही करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब गलत हो गया तो हो गया, कोई परेशानी नहीं, मेहनत करेंगे थोड़ी सी और। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड आइडेंटिफाई अ स्विच इंटरफेस यूजिंग ट्रंक? अब मुझे बताओ, ऐसी कौन सी कमांड से आप ट्रंक इंटरफेस पता लगा लेते हो? दो ढंग से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स आइडेंटिफाई स्विच इंटरफेस एज बीइंग ट्रंक इंटरफेस? ऐसी कौन सी कमांड से आप पता लगा लेते हो कि आपका ट्रंक इंटरफेस कौन कौन से है? ठीक है, और लिखा हुआ है इंटरफेस दैट करंटली ऑपरेट ऑन वीलैन ट्रंक, कौन कौन सी कमांड बता सकते हो? एक ये, बिल्कुल ठीक है। शो इंटरफेस, इंटरफेस का नाम देते हैं, या फिर वो भी मैं शो इंटरफेस स्विच पोर्ट लगाओ तो सारे इंटरफेसेस दिखा देगा। चेक करते हैं यहाँ पर, एक सेकंड देना, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, इसमें स्पीड ही कम कर दी। देख रहे हो, तो आपको ये स्पीड वीड ऐसे नहीं करनी होती, ऐसे करते हैं। और ये डाउन क्यों किया होगा? वो वाला पोर्ट ज्यादा स्पीड करी होगा तो निगोशिएट नहीं कर पाया इसलिए। ठीक है, बिल्कुल। एग्जिट करते हैं। ठीक है, अब शो इंटरफेस, हाँ ये चला के देखते हैं। तो देखो, आपने इस कमांड से जितने भी इंटरफेस है सबकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। F0 स्लैश, यहाँ पर देखोगे तो जितने भी इंटरफेस था भाई, उसमें ऐसे नहीं किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस, F0/3 की पूरी डिटेल आ गई, F0/2 की पूरी डिटेल आ जाएगी, F0/1 की पूरी डिटेल आ जाएगी, क्या इनेबल्ड है, मोड डायनेमिक ऑटो है, काम क्या कर रहा है स्टैटिकली, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई ट्रंक बनाया ही नहीं। तो आप चाहे तो आप इंटरफेस का नाम मेंशन कर दो यहाँ पर, शो इंटरफेस ट्रंक कमांड, या फिर शो इंटरफेस ट्रंक स्विच पोर्ट।
ठीक है, Nuance of which- बिल्कुल सर, ठीक है। The show interface gig0/1 trunk provide 3 list of VLAN ID, ठीक है। जब आप show interface gig0/1 trunk कमांड चलाते हो तो वहां पर क्या होता है, 3 list of VLAN ID आती है, provides 3 list of VLAN IDs. Which item would limit the VLAN that appear on the first 3 list of VLAN? बताओ। 3 list of VLAN IDs, ठीक है। Which item would limit the VLAN that appear in the first of the 3 list of VLAN? ये तो क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है कुछ, पढ़ो एक सेकेंड देखते हैं। The show interface gig0/1 trunk command provide 3 list of VLAN ID. चलो बहुत बड़ा पेपर है। शो इंटरफेस gig0/1 trunk, ठीक है। कमांड प्रोवाइड 3 लिस्ट ऑफ VLAN ID। अब इसने 3 लिस्ट ऑफ VLAN ID बता दी। Which item would limit the VLAN that appear in the first of the 3 list? PHP VLAN provider, but it also is zero select one like VLAN create. इस वाले क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा देखूंगा क्योंकि इसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है ये। ये फर्स्ट VLAN 3 वो बता और 3 ही पूछ रहे हैं। इसने बोला है आपने कमांड चलाई तो शो इंटरफेस gig0/1 ट्रंक कमांड चलाई आपने, उससे आपको आउटपुट आया, इसको 3 लिस्ट ऑफ VLAN आईडीज दिखी, VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 मानते हैं कुछ भी, ठीक है। विच आइटम वुड लिमिट the VLANs that appear in the first of the 3 list of VLAN? किस चीज से आप अपने VLANs को लिमिट कर सकते हो ताकि वो वहां पर अपीयर हो, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। NSTP चॉइस तो ये तो मुझे मानता नहीं है। नो VLAN 30 ग्लोबल कमांड ये भी नहीं मानूंगा मैं। Which item would limit the VLANs that appear in the first of the 3? लिमिट करना है यानी ख्याल से वो पूछा है ट्रंक में हम सारे ट्रंक पोर्ट बना देते हैं, चूज करके 3 बनाए। हाँ, which item would limit the VLANs that appear on the first 3? बिल्कुल ये ऐसे कुछ पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ये। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यही चलाओगे अलाउड VLAN इन सब, ये वाली कमांड बिल्कुल सही, ये वाली कमांड बिल्कुल सही आपने पढ़ा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा था आपको यहाँ पर शो इंटरफेस गिग में, आपने कमांड देखी, आपने देखा वहां पर 3 VLAN, तो आप वहां पर कैसे लिमिट करोगे, कैसे आप और रोक सकते हो, लिमिटेशन कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट सारे VLAN अलाउड होते हैं, हमें लिमिट करना है कि भाई सिर्फ 10 20 और 30 जाए। तो शो हम क्या चलाते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, और फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो भी VLAN करने हैं आपको VLAN 10 20 30 कहाँ चलाते हैं, सब इंटरफेस कमांड में चलाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी, 100%, 100% सर। तो देखो क्वेश्चन समझने वाली बात होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट स्टेट आर इन स्टेबल स्टेट व्हेन एसटीपी हैज कंप्लीटली कन्वर्ज द फॉलोइंग? तो हमारी स्टेबल स्टेट कौन सी होती है एसटीपी के अंदर? बिल्कुल सोचने का ही नहीं है, ब्लॉकिंग और वैसे दो ऑप्शन बोले, इसीलिए हमने ये स्टेट तो कंफर्म होती है। डिस्कार्डिंग स्टेट भी हमारी स्टेबल होती है बट हम मानेंगे नहीं, डिस्कार्डिंग यानी शट डाउन करा हुआ है, एसटीपी ने वहां पर कोई रोल नहीं करेगा। क्लियर है। फिर है यहाँ पर एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज आईडी, अब यहाँ बता दो, ये आपके सामने ब्रिज आईडी दे रखी है और मैक एड्रेस दे रखे हैं, तो कौन सा स्विच बनेगा हमारा यहाँ पर वो, हाँ, अज्यूमिंग दैट द स्विच विद दीज ब्रिज आईडी आर इन द सेम नेटवर्क, ठीक है, ए बनेगा। इसकी हमारी ए क्यों बनेगा भाई साहब? सी वाला बनेगा ना, इसकी इसकी यहाँ पर प्रायोरिटी दिख दी और मैक एड्रेस, तो सबसे पहले प्रायोरिटी चेक करेंगे, प्रायोरिटी इन दोनों की हमारी है, फिर मैक एड्रेस कंपेयर करने गए तो हमें दिख गया सी वाले का मैक एड्रेस क्या है, कम है, तो सी वाला बन जाएगा हमारा रूट ब्रिज 100% सर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। अब आरएसटीपी में एक फीचर ऐड किया था, आरएसटीपी एड्स फीचर बियॉन्ड एसटीपी दैट इनेबल पोर्ट्स टू बी यूज्ड एज रोल if another port on the same switch fail। अरे आरएसटीपी में एक पोर्ट था ना, ब्लॉक पोर्ट और बैकअप पोर्ट और अल्टरनेटिव पोर्ट, तो वो किस चीज के लिए था आपके,
कि जब आपका कोई रूट पोर्ट फेल हो जाए तब आपका वो रूट पोर्ट की जगह तुरंत जगह ले ले। तो एक हमारा क्या होता है, ऑल्टरनेटिव पोर्ट वेट टू बिकम रूट पोर्ट, अ बैकअप पोर्ट वेट टू बिकम रूट पोर्ट, एंड ऑल्टरनेटिव पोर्ट वेट टू बिकम डेजिग्नेटेड पोर्ट और बैकअप पोर्ट। इसका आंसर होगा ए, 100%। ठीक है, और दो बोला इसने, 2 मिनट को, दो मिनट को, एंड कौन सा, हाँ, अ बैकअप पोर्ट वेट्स टू बिकम डेजिग्नेटेड पोर्ट, बिल्कुल सही। बैकअप पोर्ट तब था जब आपके पास डीपी पोर्ट में आपके पास मल्टीपल आ रहे हैं, और मतलब कि ये हमारे हब के केस में था, जब हमारा हब लोड होता तो बैकअप पोर्ट वहां पर इनेबल हो जाता था। तो ए और डी। अब आप एक एन इंजीनियर कॉन्फ़िगर अ स्विच टू पुट इंटरफेस gig0/1 और gig0/2 इनटू द सेम लेयर टू ईथर चैनल। ठीक है, एक स्विच है, उसने gig0/1 और gig0/2 ईथर चैनल में डाले। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर कमांड। तो कौन सी कमांड से आप कॉन्फ़िगर करते हो, ये ईथर चैनल बनाते हो? पहले इंटरफेस में जाते हो, अपने इंटरफेस रेंज gig0/1 और 2 डाल दिया, फिर चैनल ग्रुप। तो चैनल ग्रुप से आप क्या करते हो, ये वाली कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड्स का टेस्ट हो रहा है आपको धीरे धीरे करके कि कमांड नॉलेज कितनी है। ठीक है, ऐसे ही विच कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स ऑन द चैनल ग्रुप इंटरफेस कमांड आप विच कमांड, which combination of the keywords on the channel group interface command on the two neighbor switch will cause the switch to use LACP and attempt to add, LACP का पूछ रहा है ये। ठीक है, बिल्कुल। एक्टिव कहता है एक एक्टिव और पैसिव, और एक एक्टिव और एक्टिव, इन दोनों से आपके एलएसीपी का ईथर चैनल बनेगा। क्योंकि पीएजीपी में हमारे पास क्या होते थे, ऑटो और डिजायरेबल, एलएसीपी में एक्टिव और पैसिव होते थे। बिल्कुल सही आंसर है सर। ठीक है, अब अपना बता दो कितने कितने सही हुए, कितने कितने गलत हुए। गलत गलत हुए, सही हुआ। ठीक है, कोई नहीं, 2 गलत हुए, बहुत बढ़िया। ऐसी करना यार, मैं नहीं बोला फुल मार्क्स लगाए फिर ज्यादा अच्छा लगा। ये सब तो यहाँ का टेस्ट है। असली टेस्ट होगा जब आप यहाँ से बाहर जाओगे, जॉब के लिए ट्राई करोगे और नॉलेज गेन करनी शुरू करोगे, तब आपको समझ में आएगा बहुत कुछ करना है। कर ही रहे हो दोस्त। ठीक है, फिर एक छोटी सी लैब दे रही थी मैंने आपको इंटरव्हीलियन राउटिंग करवाने की, ये आपको अटेम्प्ट करनी थी, तो आप लोगों ने करी नहीं, तो उसके 0 है आपके मार्क्स। इसे कर लेना, आज ही करना, आज वरना आज लैब बना के बैठनी घर पे, बाद में देखना कुछ टीवी शीवी जो भी देखना, थोड़ा टाइम देना, वरना 2 घंटे ही बैठ के ये करना है। इसकी लैब बनानी है, ठीक है? तो ये लैब जरूर बनाइएगा, आपका फायदा है इसमें। ठीक है, और हाँ, नवीन नवीन सर कुछ बोल रहा था आप स्टार्टिंग में, कौन सा? जैसे हमने 2 राउटर ले लिए और 2 स्विच है, दोनों स्विच में मल्टीपल नेटवर्क्स और VLAN क्रिएट और 2 डिफरेंट नेटवर्क है। तो फर्स्ट स्विच में फर्स्ट VLAN 10 है, उसका डाटा में दूसरे नेटवर्क में पहुंचाना है, वो कैसे जाएगा? पहुंच जाएगा सर, उसके लिए लैब ही बनाते हैं एक बारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात मानते हैं, देखते हैं कि आप बीच में 2 3 राउटर है, क्या राउटर है? ठीक है, 2 राउटर है, लो। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 स्विच भी उठा के ले आते हैं यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी बड़े बड़े नेटवर्क ले लिए, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी बड़े बड़े नेटवर्क ले लिए। अब देखो यहाँ पर, अब मेरे पास यहाँ मानता हूँ मेरे VLAN 10 का, ये VLAN 20 का बंदा है। तो पहले पोर्ट्स को इनेबल कर लेते हैं। अब मुझे VLAN बनाने पड़ेंगे मेरे नेटवर्क में, तो मुझे यहाँ पर सबनेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर मेरे को तो नेटवर्क मिलेगा पूरा /24 का, बट मैं छोटा कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, इस नेटवर्क को, मैंने अब इस नेटवर्क को सबनेटिंग की मदद से मैंने कर दिया यहाँ पर 192.168.0.120 0.0/20, दो पार्ट में कर दूंगा, 25 कर देता हूँ। एक एक्स्ट्रा बिट हो गया तो नॉट बिट दो हिस्सों में टूट जाएगा ना। और फिर दूसरा नेटवर्क मैंने दे दिया यहाँ पर 192.168.0.128 से शुरू होगा, कहाँ तक, 255 तक है ना, /25। ठीक है। अब राउटर पे हम क्या करते हैं, वो करवाते हैं राउटर ऑन अ स्टिक, वो भी कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले इनको सेटअप करते हैं। तो मैंने PC1, ये मेरा VLAN 10 का मेंबर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर VLAN 10 के लिए यहाँ पर देता हूँ, ये VLAN 10 का है। पहले इसलिए मैं डाल नहीं रहा, पहले मैं अपने लिए समझा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है यहाँ पर। ये आप देख पाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये VLAN 20 का मैं बनाता हूँ HR के लिए। ठीक है। तो इस PC को इसी नेटवर्क की IP देता हूँ, 192.168.0.1, 255.255.255.128। डिफॉल्ट गेट में मैं देता हूँ 192.168.0.126। ठीक है। सही है। Done। अब ऐसे ही मैं इस PC को भी यहाँ पे दे देता हूँ डिफरेंट नेटवर्क की, इसी दूसरे सबनेट की। ये नेटवर्क शुरू हो रहा है, क्या होगा, क्या गया, 192.168.0.129, बिल्कुल 255.255.255.128 सबनेट मास्क 192.168.0.254। ठीक है। Done। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर दे दिया। अब स्विच में जाता हूँ, स्विच में पहले यहाँ पर VLAN के मेंबर बना लेता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, राउटर पे भी जाके करता हूँ। राउटर पे नहीं, स्विच पे जाता हूँ, पहले स्विच पे जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और तरीके से ही नहीं है, किसी भी तरीके से करो, तो दिमाग में आना चाहिए क्या करने वाले हो। इनेबल किया, ठीक है, कॉन्फ़िग T, ठीक है, इंटरफेस गिग F/, ठीक है, फिर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, कौन से VLAN के लिए, VLAN 10 के लिए। तो VLAN 10 बन भी गया, असाइन भी हो गया। ऐसे ही फिर मैं इंटरफेस पे गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, डन। ठीक है। तो VLAN 20 बन गए, 10 बन गए। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये F0/3 है, ट्रंक पोर्ट बनाना चाहता हूँ मैं। इंटरफेस F0/3 जो है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और सिर्फ अलाउ करूंगा इसमें ट्रंक अलाउड। VLAN कौन कौन से करने, 10 और 20, और कोई किसी से नहीं करना बस। ठीक है। सिर्फ 10 और 20 के जाएंगे यहाँ पर। डन। अब राउटर में जाता हूँ मैं, राउटर ऑन स्टिक करना पड़ेगा यहाँ पर। दोनों तरीके, लेयर 3 स्विच या फिर आप राउटर ऑन स्टिक कर दो। ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िग T इंटरफेस गिग 0/0। ठीक है। फिर यहाँ पर हम नो शटडाउन कमांड चलाते हैं, इनेबल कर देते हैं पहले। फिर हम सब इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस गिग 0/0.10। ठीक है। फिर हम यहाँ क्या चाहते थे, इनकैप्सुलेशन .1Q, फिर कौन से के लिए, VLAN 10 के लिए बना रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देंगे IP एड्रेस 10.0.192.168.0.126 255.255.255.120। ठीक है। नो शटडाउन हमें जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही फिर मैं एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस गिग 0/0.20 के लिए बनाया, इनकैप्सुलेशन .20। ठीक है। IP एड्रेस 192 255 254
255.255.255.128, ठीक है, डन है। आप gig 0/1 पे जाएंगे। अब देखो अपनी तरफ तो हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। एक बारी डू शो आईपी राउट टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर राउटिंग टेबल में देखो दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, इस नेटवर्क की भी और 128 नेटवर्क की भी है, ठीक है। अब चलते, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट नेटवर्क है तो इनके बारे में इन्हें पता होगा। अब चलते हैं यहाँ पर gig 0/1 पे एक बारी, इंटरफेस gig 0/1 पे गया मैं, ठीक है। आईपी एड्रेस 200.0.0.1 255.255.255 डॉट ये /30 और 252 आएगा। नो शट डाउन, कैन स्लैश सबनेटिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पर एग्जिट करके एक बारी होस्ट नेम भी R1, ठीक है। ऐसे ही मैं अब देखो इसमें इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये पोर्ट अभी अपरेडी सामने वाला अपनी हो, तो राउटिंग टेबल देखो डू शो आईपी राउट कमांड चला रहा हूँ, तो देखो अभी जो नेटवर्क में आईपी दी ना इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि पोर्ट डाउन में भी जब तक ये अपने होगा राउटिंग टेबल में इसकी चीजें आएंगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैं R1 ये R2 पे जाता हूँ, यहाँ पर इनेबल टाइप किया, कॉन्फ़िग टी टाइप किया, इंटरफेस gig 0/0 पे गया, ठीक है। वन 28 नो उस पे दे रहे ना, 0/0 पे दे रहे हैं, आंसर तो आया ना, क्यों आएगा? सबनेट पास में ओह हाँ, मेरी गलती। तो प्रीवियस कमांड चलाऊंगा, आगे बस नो लिखूंगा, पहले हटाऊंगा, फिर इससे पहले कमांड चलाऊंगा, क्या करूंगा यहाँ पर 252, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नो शट, पिंग करके दिखाता हूँ, पिंग कर पा रहा हूँ, डू पिंग 200.0.0.1 को पिंग कर पा रहा हूँ, यानी कनेक्टिविटी है। ऐसी मैं इंटरफेस gig 0/1 पे चले जाता हूँ, यहाँ पर एक डिफरेंट नेटवर्क है, यहाँ पर भी विलन क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर देखो इसका नेटवर्क था यहाँ पर, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क, तो इसको सब यहाँ पर भी सबनेटिंग करनी पड़ेगी हमें, तो मैं यहाँ पर भी वही कर लेता हूँ, वही जो /25 वाले से कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या किया, डेस्कटॉप पे गया, आईपी दी 192.168.30.1 लिया, 255.255.255.128 सब मैं यहाँ पर /30 का ले 25 का ले रहा हूँ यहाँ पर नेटवर्क, ठीक है। और डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.0.30.126, ठीक है, बिल्कुल सही। कौन से पीसी का था? PC2 का। और यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर मैं VLAN, यहाँ पर VLAN 10 वो कर लेता कुछ और, ठीक है। 192.168.30.129 से 128 192.168.30.254, ठीक है। अब स्विच में चलते हैं, स्विच इस वाले स्विच में इंटरफेस F0/2 जो है उसमें क्या करना है हमें, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10, ठीक है। इंटरफेस F0/3 स्विच 10-15 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो बस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है। आईपी दे दिया VLAN। वैसे फिर मैं इंटरफेस F0/1 को क्या बनाऊंगा, ट्रंक पोर्ट बनाऊंगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। अलाउड VLAN सबकी कर रहे हैं, आपको स्पेसिफिकली कम करने होते हैं, मेंशन कर लो, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN
10 और 20, ठीक है, डन। अब इस वाले राउटर 1 के gig 0/1 पे आईपी दे देते हैं यहाँ पर अपनी। gig 0/1 पे हम ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर हमें नो शटडाउन से पहले इनेबल कर देंगे, फिर इंटरफेस सब वो बनाएंगे राउटर नो स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पर gig 0/1.10 के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। 10 के लिए यहाँ पर इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q 10 के लिए बनाया मैंने आईपी एड्रेस 192.168.30.126, बिल्कुल सही। 255.255.255.128, नो शट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही फिर मैंने एक सब इंटरफेस बनाया, इंटरफेस gig 0/1.20, ठीक है। फिर इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और 20 के लिए बना रहे आईपी एड्रेस 192.168.30.120 254 255.255.255.128, ठीक है। यहाँ पर सब चीजें कर ली है मैंने। ये बारी पिंग करके देखते हैं इससे अपने डिफॉल्ट गेटवे पे पिंग कर पा रहा है। पिंग 192.168.30.250, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने काम कर पा रहा है ये, ठीक है। अब राउटिंग करवानी पड़ेगी यहाँ पर। R1 को बताना पड़ेगा इस नेटवर्क के बारे में, इस नेटवर्क के बारे में, और ऐसे ही इस वाले को बताना पड़ेगा इस नेटवर्क के बारे में, क्योंकि इनके बारे में नहीं पता होगा। तो R1 को बताता हूँ मैं। तो या तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं इंटरफेस में राउटर पे गया, आईपी राउट 192.168.30.255.255.255.128 नेटवर्क के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉप क्या होना चाहिए आपका 200.0.0.2, इस वाले इंटरफेस में जो आईपी .2 दी ना यहाँ पर, यस सर। ऐसी आईपी राउट ऐसी सेम डालूंगा यहाँ पर। बस एक चीज करूंगा यहाँ पर, अब यहाँ पर नेटवर्क क्या हो जाएगा 128 का। इस नेटवर्क तक पहुंच 192.168.30.128 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जिसकी सबनेट मास्क की है उसका नेक्स्ट ऑप्शन होना चाहिए सेम, एंटर। सेम मैं R1 पे जाके बताऊंगा उस नेटवर्क के बारे में, उस नेटवर्क के बारे में, ठीक है। आईपी राउट 192.168.0.0/255.255.255.128 के नेटवर्क तक पहुंचना तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन होना चाहिए 200.0.0.1। सेम यहाँ पर भी था हमारा 128 के नेटवर्क पहुंचने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन होना चाहिए सेम, ठीक है। पिंग करवा के देखते हैं अब डेटा, इस पीसी से इस पीसी में करते हैं। डॉट क्या था ये 129 था ना, पिंग 192.168.30.129 रिप्लाई आ रहा है, यस ठीक है। चाहे तो आप वहां पर 30.1 को भी कर लो, उसका भी देखते हैं रिप्लाई आता नहीं आता। 30.1 है भी यहाँ पर कोई, है ना, आ गया इसका रिप्लाई, देखो क्लियर है। यस दिस इज हाउ वी कैन डू। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। एक चीज की बात करनी है,